गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। फटाफट से आ जाओ। और क्या करेंगे सर आज इस चैप्टर को, जो हमारा चैप्टर पिछले 9 दिनों से चल रहा है, उसको कोशिश करते हैं आज ख़त्म करने की। तो हमारा चल रहा था बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, राइट एवरीबडी। सर बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज में कहाँ तक हमारा हो चुका था? हमारा हो चुका था आई गेस डेट रिकवरी तक, राइट एवरीबडी। क्या हमारा डेट रिकवरी तक हो चुका था? क्या जल्दी बोलो। आई थिंक हमने डी तक कर लिया था। उसके आगे आज हमें करना होगा ख़त्म। शुरू करें डी तक? यस सर यस। तो आओ बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की क्लास। सर शुरू करें? हाँ जी शुरू करें। देखो, तो सबसे पहली टर्म जो आपके सामने है वो है ई कैश। क्या मुझे ये समझाने की ज़रूरत है? आई गेस नो। ई कैश का मतलब क्या होता है? अरे जो आप यूज़ कर रहे हो आजकल, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, दिस इज़ व्हाट ई कैश। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कैश। फिजिकल कैश नहीं है वो, कि आपको जो कोई भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट करनी है, सर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको इनिशिएट करनी है तो उसमें आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक एक तरीके से जो आपकी करेंसी है वो ट्रांसफर हो रही है। तो क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश या फिर डिजिटल कैश। ओ सर एक सेकेंड रुको, आई गेस इसमें कुछ आ रहा है फॉल्ट। अच्छा, किसी बच्चे ने बोला भीम यूपीआई। हाँ बेटा हाँ, बिल्कुल सही। वही 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 समझ गया ना तुम? हाँ समझ गया। रुको, तू है कहाँ? अरे कहाँ गया मैं? ये रहा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक कैश और डिजिटल कैश। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है। क्या है? इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, ई कैश इज़ अ टेक्नोलॉजी वेयर द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस resort to the use of electronic, computer, internet and other networks to execute transaction। बहुत ही सिंपल है कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने जो भी आपका इंटरफेस है यूपीआई वाला, हाँ जी ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने के लिए। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद आता है अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। अर्ली विड्रॉल पेनल्टी का क्या मतलब है? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। जब आप बैंक में एफडी कराते हो, क्या करवाते हो सर? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है सर? फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि लेट्स से आपने 1 साल के लिए अपने पैसे, कुछ पैसे बैंक के पास डिपॉजिट करवा दिए। 1 साल की एफडी हो गई सर, 2 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, 5 साल की हो गई। अलग अलग टाइम की एफडी होती है। हाँ जी बिल्कुल सही। राइट से मैंने कल 3 साल की एक एफडी कराई है, 3 साल का फिक्स डिपॉजिट करवाया, तो मतलब 3 साल के लिए मेरा पैसा किसके पास है? बैंक के पास है। अब वो 3 साल का ही मुझे इंटरेस्ट मिलता है। सर 3 साल बाद मुझे क्या मिलेगा? अपने एफडी का अमाउंट मिल जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे मान लो पैसे चाहिए 3 साल से पहले, 1 साल बाद मान लो मेरी शादी है ठीक है, मेरे को पैसा चाहिए, हाँ जी पैसे चाहिए, तो मैंने क्या करा? मैंने एफडी से पैसे निकाल लिए। इट्स कॉल्ड अर्ली विड्रॉल। भाई अभी उसका टाइम पीरियड खत्म भी नहीं हुआ था, आपने पहले ही विड्रॉ कर लिया। हाँ, तो अगर टाइम पीरियड खत्म होने से पहले आप विड्रॉ कर लोगे तो आपको देनी होगी एक पेनल्टी। अब वो पेनल्टी किस टाइप से हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैंने 3 साल की एफडी करी थी, हाँ, उस पे इंटरेस्ट रेट था 8.25%। ओ सर 3 साल की एफडी, हाँ जी 3 साल की एफडी, तो 3 साल की एफडी में मेरा कितना? 8.25%। अगर मैं 1 साल बाद निकाल लूंगा, हाँ, तो शायद मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7% के आसपास मिलेगा। सर 8.25% का नहीं मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, 8.25% का नहीं मिलेगा, इट विल बी अराउंड 7%। तो एक तरीके से ये आपकी पेनल्टी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ अमाउंट और पे करना पड़ जाए, पेनल्टी आपको कैश में पे करनी पड़े, तो एक तरीके से जो आपको फाइन देना पड़ रहा है, आपको जो लॉस हो रहा है, यस सर यस लॉस हो रहा है। अच्छा देखो, कह रहे हैं अर्ली विड्रॉल पेनल्टी इज बेसिकली अ पेनल्टी दैट इज लेविड बाय अ बैंक। सर दिस इज लेविड बाय अ बैंक, हाँ जी लेविड बाय अ बैंक, बिकॉज ऑफ एन अर्ली विड्रॉल ऑफ अ फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या ये वही बात बोल रहा है? हाँ वही बात बोल रहा है कि आपने कुछ फिक्स इन्वेस्टमेंट करी है। हाँ जी सर, हाँ जी फिक्स इन्वेस्टमेंट करी है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड था आपने उससे पहले ही पैसे विड्रॉ कर लिए। तो कह रहे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ अर्ली विड्रॉल पेनल्टीज लाइक फॉरफीटिंग द प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट। सर फॉरफीटिंग द प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कि भाई बैंक ने कहा था कि आपको 8.25% का इंटरेस्ट देंगे, लेकिन आपने तो 6 महीने में पैसे निकाल लिए, 1 साल में पैसे विड्रॉ कर लिए, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसा होता है? हाँ जी ऐसा होता है कि मान लो आपने 2 साल की एफडी करी है, लेकिन आपने पैसे निकाल लिए 6 महीने बाद ही, तो 6 महीने बाद जो आप पैसे निकालोगे तो जो पैसे आपने इन्वेस्ट करे थे उतने ही मिलेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसा होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। तो इसको हमने क्या बोला? इसको बोला सर हमने अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। यस सर यस, ओके ओके सर ओके। इसके बाद क्या बोलता है? इसके बाद बोलता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ओहो हो सर, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बयाना अगर बहुत सारे बच्चों ने सुना कि भाई मैंने मकान लिया है और मैंने मकान का बयाना दे दिया। अच्छा, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। देखो लेट्स से आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने गए हो, आपको अपना घर परचेज करना है ना,
सबके मन में होगा कि सर अपना घर होगा एक बढ़िया सा, है ना, जो हम अपने पैसों से परचेज करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मान लो आपने सीए बन गए, सीए बनने के बाद आपने 2-3 साल बाद अपना घर ढूंढना शुरू किया। आपको कोई घर पसंद आ गया, अच्छा, अब वो है सेलर, आप हो बायर। यस सर, यस, ठीक है। तो सेलर कह रहा है कि घर जो है वो 2 करोड़ रुपए का है। सर कितने का है? 2 करोड़ रुपीज का। 2 करोड़, हाँ जी सर, 2 करोड़ का है वो। अच्छा, अब 2 करोड़ के 2 करोड़ आप अभी तो नहीं दोगे ना। यस, आप तो अभी क्या करोगे, बैंक से लोन अप्लाई करोगे, पैसे मिलेंगे, हाँ। लेकिन अभी आपको क्या करना है सर, अभी आपको वो घर बुक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बस में क्या होता है, आप अपनी सीट पे रुमाल रख देते हो, है ना, कि भाई ये सीट मेरी हो गई अब। हाँ जी, ऐसे ही उस घर पे रुमाल रख देना कि भाई अब ये घर मेरा हो गया। उसके लिए आपको देना पड़ता है एक टोकन अमाउंट। सर एक एडवांस में आपको एक तरीके से टोकन अमाउंट देना होता है, हाँ जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये सर, ये देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इज मेड बाय द बायर टू द पोटेंशियल सेलर ऑफ अ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब जो आपके घर होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन ऑफ परचेज। कि जब आप नेगोशिएशन कर रहे हो, आपने उसी टाइम पे क्या कर दिया सर, उसी टाइम पे आपने ये लो भाई 5 लाख रुपए पकड़ो, हाँ अब ये घर मेरा हुआ। अब बाकी के पैसे हम आपको देते रहेंगे, हाँ जी, बाकी के पैसे आपको लोन के अप्लाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये सुनो, हाँ, ओके ओके ओके, बात समझ में आ गई। यस सर, यस, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है यार, ये मुझे शो नहीं हो रहा, अब शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है सर, एक्सपायरेशन डेट। हर चीज की बेटा एक एक्सपायरी होती है, हमारी भी है। एक्सपायरेशन डेट का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो क्या रहा है, उनकी भी ना एक एक्सपायरी डेट होती है। सही में, हाँ जी बिल्कुल सही, कि उस डेट के बाद वो खत्म। जैसे हमने देखा था, किसमें देखा था हमने सर, हमने ऑप्शंस में देखा था, जो हमारे डेरिवेटिव्स थे, क्या उसकी भी एक एक्सपायरी थी? यस सर, उसकी भी एक्सपायरी थी। तो इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सपायरी होती है, कमर्शियल पेपर की एक्सपायरी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्सपायरी। बस ये वही बोल रहा है कि भाई एक ऐसी एक्सपायरी डेट जिसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा इनवैलिड। जैसे चेक है सर, चेक की एक्सपायरी होती है 90 दिन की, हाँ, 90 डेज के बाद वो क्या हो जाता है सर, खत्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो दिस टर्म इंडिकेट्स द इनवैलिडिटी ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कि भाई 3 महीने के बाद या 90 दिन के बाद वो चेक की कोई वैल्यू नहीं है, वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। एजुकेशन लोन, लेट्स से सर आप 12th के बाद, आपने 12th के बाद सोचा कि बाहर जाएंगे, या मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, ग्रेजुएशन के बाद आपका मन है कि मुझे अपनी एमबीए बाहर से करनी है। सर मुझे अब्रॉड, मुझे क्या जाना है, फॉरेन किसी अच्छे से कॉलेज से एमबीए करनी है। यस सर, यस। उसके लिए लगते हैं बहुत सारे पैसे, और बहुत सारे पैसे के लिए आप क्या करोगे सर, आप लोन लोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन को हम प्यार से स्टूडेंट्स लोन भी बोलते हैं। एजुकेशन लोन में, बहुत सारे एजुकेशन लोन में एक बहुत प्यारी चीज होती है, क्या होती है, कि एजुकेशन लोन आपने ले लिया, ठीक है, आपके एमबीए 2 साल की है, उन 2 साल के ड्यूरेशन में आपको लोन की रीपेमेंट नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि भाई बैंक को पता है कि आपने पढ़ने के लिए लोन लिया है। अच्छा ठीक है, तो 2 साल आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, यस सर। उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी, उसमें से आप लोन का रिपेमेंट करना चालू करोगे। सर ये तो बहुत मस्त चीज है, हाँ। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी एजुकेशन लोन काफी कॉस्टली है, लेकिन हाँ ऐसा होता है, हाँ जी ऐसा होता है, देखो ध्यान से। सर एन एजुकेशन लोन ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट्स लोन इज स्पेसिफिकली मेंट टू प्रोवाइड फोर्थ बोरोवर्स एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स दी एजुकेशन। तो जो बोरोवर मतलब जो लोन ले रहा है, उसका एक्सपेंडिचर में हेल्प करने के लिए ये एजुकेशन लोन होता है। इन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज एजुकेशन लोन्स टेंड टू हैव अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर क्या इंडिया में बहुत कम है? मैं कहूंगा बहुत कम तो नहीं है, 10-11% के आसपास तो है ही, हाँ। बाकी जो आपका पर्सनल लोन होता है उससे कम है, लेकिन फिर भी एजुकेशन लोन इतना सस्ता नहीं है, ठीक है। द पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑल्सो स्टार्ट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द पीरियड ऑफ रिपेमेंट, अच्छा ठीक है, ऑल्सो स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन डेट ऑफ द लोन। ये इसकी बहुत अच्छी चीज होती है। क्या होती है सर, कि जो आपका रिपेमेंट का पीरियड है वो स्टार्ट कब होता है, लोन, हाँ जी, आफ्टर द कंप्लीशन पीरियड ऑफ द लोन। ये सर, मतलब आपने 2 साल के लिए लोन लिया, आपने क्या लिया, 2 साल के लिए अपने एजुकेशन के लिए लोन लिया, यस सर, यस, अच्छा ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे सर, आप रीपे करना चालू करोगे। अलग अलग फीचर्स होते हैं, लेकिन हाँ मोटा मोटा यही है, इसका एजुकेशन लोन है, ठीक है। आयुष कह रहा है सर जॉब नहीं लगी तो बेटा जिंदगी में कभी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, है ना। सर ये वो है बेटा जो 3 इडियट्स में नहीं आते थे, 3 इडियट्स में सर, 3 इडियट्स में राजू और वो पूछते हैं कि मान लो लास्ट सेमेस्टर में अगर हम फेल हो गए तो क्या हमारी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, याद है आपको? हाँ, ये तो वैसा सवाल हो गया सर, ये सवाल तो कुछ वैसा सही हो गया ना, हाँ, कि सर अगर अगर 2 साल के लिए मैं एमबीए करने बाहर जा रहा हूँ,
इतने पैसे लगा रहा हूँ और 2 साल बाद भी मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या रे, क्या रे, हद हो गई यार, ठीक है। लग जाएगी बेटा, लग जाएगी, ऑलराइट, अच्छा ठीक है। नहीं लगी तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। चलो आओ फटाफट से मेरी बात सुनो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो फटाफट से। सर गारंटर कौन होता है? मेरा दोस्त। सर गारंटर कौन है? गारंटर इज माय फ्रेंड। हाँ जी, बात ऐसी है कि मान लेते हैं अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अब मैं दिल्ली में, सर दिल्ली में अभी तक का सबसे बड़ा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ओपन करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन के लिए। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, दिल्ली में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दिल्ली के हैं। सर दिल्ली में हम ओपन करेंगे अपना एक इंस्टीट्यूट। यस सर यस, मैंने टीचर्स ढूंढ लिए हैं बेटा। आपके लॉ के और मैथ्स के टीचर्स मुझे मिल चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अब एक पूरा बैच लॉन्च करेंगे। हाँ ठीक है, अब इसके लिए मुझे चाहिए बेटा 2 करोड़ रुपए। अरे सर, अरे कितने पैसे चाहिए? 2 करोड़। इसका मुझे लोन चाहिए सर, 2 करोड़ लोन चाहिए। हाँ जी लोन चाहिए, अच्छा ठीक है। अब लोन के लिए मैं किसके पास गया? बैंक के पास गया। अब बैंक ने बोला भाई 2 करोड़ के लोन के लिए तुम्हें क्या देनी चाहिए? कोई कोलेट्रल? हाँ जी मॉर्गेज। सर मेरे को मॉर्गेज तो देना पड़ेगा, मॉर्गेज लोन है। हाँ जी, तो मैंने क्या करा सर, मैंने अपने जो भी मेरा ये इंस्टीट्यूट है इसके डॉक्यूमेंटेशन एज ए मॉर्गेज रखवा दिए। अच्छा सर, इसके डॉक्यूमेंटेशन रखवा दिए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन कह रहा है, लेकिन हमको कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी चाहिए। तो मैंने क्या किया बेटा, मेरा एक दोस्त है सर, माय फ्रेंड, हाँ जी, जिसका नाम है बेटा सी एस सुमित मेहता। नाउ ही इज़ वेरी फेमस। सर वेरी फेमस, हाँ फेमस हो गया वो। अच्छा सी एस सुमित मेहता। इसको मैंने क्या करा सर, इसको मैंने क्या करा, इसको मैं अपने साथ ले गया। मैंने बोला बैंक देखो, इसका नाम है सी एस सुमित मेहता। इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर्स हैं इसके। ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। यस सर यस, अगर मैंने लोन नहीं दिया तो इससे लेना। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मैंने लोन नहीं दिया ना, हाँ इससे लेना बेटा, इससे, ये देगा, हाँ ये देगा। तो बेसिकली सुमित यहाँ पे कौन है सर? सुमित है गारंटर। सुमित को हम क्या बोलेंगे? गारंटर, कि वो दे रहा है गारंटी। हाँ जी, वो दे रहा है गारंटी कि अगर इसने लोन नहीं दिया ना तो तुम इससे लेना, हाँ इसको पकड़ना तुम, हाँ जी इसको पकड़ना। तो सुमित कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे सिग्नेचर करेगा और वो मेरा क्या बन जाएगा सर? वो मेरा बन जाएगा गारंटर। हाँ मस्त चीज है ना। हाँ, हैशटैग दोस्ती, बिल्कुल सही है। देखो ध्यान से, अ गारंटर इज अ क्रिएटर ऑफ अ ट्रस्ट। उसने भरोसा दिलाया, हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रीपेमेंट ऑफ लोन। सर वो मेरे लोन की रिपेमेंट की गारंटी ले रहा है। अच्छा अच्छा, देखो देखो, लायबल एंड इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन। अगर मैं लोन नहीं दे पाया तो पकड़ेंगे इसको, हाँ इसके घर बार भेज देंगे। बात समझ में आ गई? उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला गारंटर। यस सर यस, अच्छा ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है? इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा सिंपल है। आजकल आपको पता है किसी को भी आईफोन परचेज करना होगा, हाँ जी, तो किस पे लेंगे? ईएमआई पे। पैसे तो है नहीं, शो ऑफ करना है। सुनो सर, ईएमआई पे लेंगे। हाँ जी ईएमआई पे लेंगे। ईएमआई का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ ली है, हाँ जी, और आपने सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई तुम मुझे अभी ये चीज़ दे दो, मेरे को अभी ये चीज़ दे दो, हम आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। ऐसा ही होता है, हाँ जी ऐसा ही होता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो पैसे तो आपको आज मिल गए, लेकिन उसकी रिपेमेंट किस में होगी? इंस्टॉलमेंट में होगी। तो भाई जब भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे होते हो, अच्छा, तो क्या होगा सर? तो बेसिकली क्या होगा, उससे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई बच्चा पूछ रहा है उसने मना कर दिया, तो मैंने अभी साफ साफ बोला कि वो साइन करेगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगा, फिर वही बात। भाई यहाँ पे क्या प्रॉपर, क्या बातचीत थोड़ी चल रही है कि सुनो मैं दे दूंगा, मैं जा रहा हूँ, अरे मेरा नाम लिख लो, हाँ नंबर लिख लो, मैं दे दूंगा। ऐसे नहीं होता बेटा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एवरीबॉडी देखो ध्यान से। एन इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बोरोअर, आप जो आईफोन ले रहे हो, हाँ जी, परचेजर भी हो सकते हो, बोरोअर। बोरोअर का मतलब क्या है? आपने लोन लिया, अच्छा लोन लिया तो आप बोरोअर हो गए। आपने कोई सामान परचेज किया, आईफोन लिया, आप परचेजर हो गए। पेज अ सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है भाई, आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट रेट। ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि सर आपने बैंक से लोन लिया, जो आप पेमेंट करोगे, हाँ जी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की पेमेंट करोगे। सिंपल सी बात है। कह रहे इंटरेस्ट इज अ चार्ज, देना ही देना है, दैट इज पेड बाय द बोरोवर। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। यस और नो? फॉर द यूज ऑफ द मनी विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, सर इंटरेस्ट आपका कैसे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे, कितने टाइम पीरियड का लोन है, सर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। सिंपल सी बात है, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ाना नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंटरेस्ट को हम कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है सर। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? सिंपल, अगर आप कहीं से क्रेडिट ले रहे हो मतलब उधार ले रहे हो, तो उधार लेने का भी तो कोई खर्चा है। फ्री में उधार मिल रही है क्या? नहीं। फ्री में क्रेडिट मिल रहा है क्या? नहीं। तो क्रेडिट लेने का जो एक्सपेंस है, हाँ, उसको हमने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। जैसे अगर आपको याद हो तो आपने 12th में पढ़ा होगा फाइनेंस कॉस्ट, जब मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था, तो मैंने आपको वहां पे बताया था क्या सर? फाइनेंस कॉस्ट। यस सर, यस, फाइनेंस कॉस्ट। तो भाई बोरोइंग करने का खर्चा, जैसे आपने लोन लिया है तो उसका कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। कि भाई आपको इंटरेस्ट पे करना है, हाँ जी आपको इंटरेस्ट पे करना है, शाबाश, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ, जितना आपका प्रिंसिपल बचा होता है सर उसका परसेंटेज होता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, सिंपल है, सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। इसके बाद है इंटरनेट बैंकिंग। कुछ भी नहीं है सर, आज की डेट में आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होती है। मुझे याद ही नहीं है कि मैं ब्रांच कब गया था, लिटरली मुझे याद नहीं है कि मैं लास्ट ब्रांच कब गया था, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट बैंकिंग में हो गया। अगर मुझे कोई पेमेंट करनी है मैं आराम से कर सकता हूँ सर। अगर लेट से मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर मुझे एफडी करनी है सर, मैं एफडी भी ऑनलाइन कर सकता हूँ। हाँ, मुझे टैक्स वगैरह पे करना होता है तो भी यहाँ इंटरनेट बैंकिंग से हो जाता है। तो इंटरनेट बैंकिंग इज अ सिस्टम वेर इन कस्टमर्स कैन कंडक्ट देयर ट्रांजेक्शंस थ्रू द इंटरनेट। बिल्कुल सर। दिस काइंड ऑफ बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। बस ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, नहीं। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्या? लेटर ऑफ क्रेडिट। ओहो हो सर, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? आओ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो देखो, ये एक कंपनी है, अच्छा ठीक है, और ये एक कंपनी है। लेकिन ये बहुत दूर है बेटा, इन दोनों के बीच में दूरियां बहुत है, बहुत दूरियां हैं सर। ये इंडिया में है, चक दे है सर, ये इंडिया में है सर। ये कहाँ पे है सर? ये मान लेते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में हो। ओहो हो, ऑस्ट्रेलिया में सर? हाँ जी ऑस्ट्रेलिया में हो, अच्छा ठीक है। आप बैठे हो, यस सर, यस। आपको ना एक मशीन चाहिए, यू वांट अ मशीन। सर जो वो मशीन है ना, मशीन, वो ऑस्ट्रेलिया में ही मिल रही है सर। ये ऐसे करके ना, ऐसे करके कुछ मशीन है ठीक है, दिस इज़ अ मशीन। हाँ, दिस इज़ अ मशीन, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिल रही है। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया में आपने ऑर्डर प्लेस करना है, आपके पास आएगा, ठीक है, राइट। आपको क्या करना है? आपको बाहर से इंपोर्ट करना है, अच्छा ठीक है। तो आपने बोला ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे को, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है, क्या नाम है इसका सर? इसका नाम है शेन शेन वन, अच्छा, इसका नाम है शेन। यस सर, इसका नाम है शेन, अच्छा, राइट। तो आपने क्या बोला शेन को? शेन को बोला कि यार दोस्त, भरोसा कर यार मुझ पे, हाँ, मशीन भेज दे, मशीन भेज दे, मैं तेरे को पेमेंट भेज दूंगा। अरे आपने शेन को क्या बोला? आपने शेन को बोला कि मशीन भेज दे यार, हाँ, जैसी मशीन मेरे पास आएगी मैं पेमेंट कर दूंगा। हम इंडिया के लोग हैं, हम धोखाबाजी नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया वाले ने क्या बोला? हम भी धोखाबाजी नहीं करते, तू पैसे भेज, मैं तेरे को मशीन भेज दूंगा। तो मतलब सर क्या चल रहा है? चल रहा है कि पहले आप पेमेंट करो, फिर मशीन भेजूंगा। पहले मशीन भेजो फिर पेमेंट करूंगा। सर ये तो दिक्कत है, एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है बेटा, कैसे होगा? सात समंदर पार हाँ या ना सर, कैसे भरोसा करे? यस सर। उसने मशीन भेज दी, आपने पेमेंट नहीं करी, तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया से आपको ढूंढते हुए आएगा इंडिया? इतना पैसा खर्च करके, इतने की तो मशीन नहीं है बात समझ रहे हो? तो इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है सर, आप अपने बैंक के पास जाते हो सर। बैंक तो एक बेसिकली क्या है, एक गवर्नमेंट बॉडी एक तरीके से, है ना, जो गवर्नमेंट बैंक है आपके। सर बैंक के पास गए, हाँ, बैंक को क्या बोला सर? बैंक को बोला कि यार सुनना, एक लेटर बना, मेरे लिए एक लेटर लिखो। ओ अच्छा, इस लेटर में क्या लिखो? इस लेटर में लिखो कि ये जो इंसान है, जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है कमल, हाँ, ये बहुत ही भला इंसान है, इसके पास बहुत पैसा है, ये आपको पैसे लौटा देगा। हाँ जी सर, हाँ जी लौटा देगा, टेंशन क्या ले रहे हो आप, सब कुछ, हाँ जी, आप मशीन भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैसे लौटा देगा। नहीं लौटाएगा तो हम बैठे हैं ना, अरे हम बैठे हैं, टेंशन मतलब आपको पैसे मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये जब लेटर ऑफ क्रेडिट किसके पास जाएगा सर? शेन के बैंक के पास। शेन के पास जाएगा, शेन अपने बैंक को दिखाएगा, ये सर ये शेन अपने बैंक को दिखाएगा, तो भाई तब ये क्या हो जाएगा? एक गारंटी हो जाएगी कि हाँ अब तो पैसे मिल ही जाएंगे। तब जाके ये ट्रांजेक्शन क्या होगी सर? ट्रांजेक्शन कंडक्ट होगी। बात समझ आई? तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या हुआ? देखो ध्यान से, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द बैंक। ये डॉक्यूमेंट कौन इशू करता है? इंपॉर्टेंट चीज, हाँ जी, इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्यूमेंट इशूड बाय द बैंक, यस सर, ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर। ओ इंपॉर्टेंट चीज, कि एलसी जो है हमारा, एलसी बोलते हैं इसको, एलसी इशू कौन करता है? इंपोर्टर का बैंक, अच्छा ठीक है। स्टेटिंग इट्स कमिटमेंट, इट्स कमिटमेंट टू पे अ थर्ड पार्टी। अरे हम कर देंगे तुमको पैसे यार, तुमको पैसे कर देंगे हम, हाँ, टेंशन मत लो, तुम भेजो भेजो, हम तुम्हें पेमेंट कर देंगे। यस सर, यस, ठीक है। अ स्पेसिफिक अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर्स, हाँ जी, हु इज द बायर, यस,
कि एक तरीके से आप क्या कर रहे हो सर, आप उसको कमिटमेंट दे रहे हो कि तुमको पैसा मिल जाएगा, हाँ तुमको पैसा मिल जाएगा। द सेलर हैज टू मीट, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द सेलर हैज टू मीट द कंडीशंस गिवन इन द डॉक्यूमेंट। आप उस डॉक्यूमेंट में लिखोगे क्या कि ये मशीन आनी चाहिए, जो मशीन की स्पेसिफिकेशन आप लिख रहे हो, हाँ जी ये मशीन अगर डिलीवर हो गई तो पैसे मिलेंगे। पता चले बेटा कि मशीन आपके पास आई बॉक्स में, हाँ उसमें निकले साबुन ये सुनो, तो थोड़ी हम आपको दे देंगे पैसे। वो मशीन अगर आप भेज रहे हो, जो मशीन हम आपको बता रहे हैं, तो आपको पैसे मिलेंगे। हाँ सबमिट द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस वगैरह सब कुछ। अच्छा ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट आर मेनली यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर कि लेटर ऑफ क्रेडिट जनरली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में यूज होता है। हाँ जहां पे पैसा बहुत ज्यादा होता है, एक एक दो दो करोड़ की मशीन्स है, हाँ तो वहां पे हम अपने बैंक को इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि किसी का भी लॉस ना हो, है ना, कोई किसी को डुबा ना दे कि भाई मशीन आ गई पैसे नहीं दे रहे, पैसे दे दिए मशीन नहीं आई, ये सब चीजें। राइट एवरीबॉडी, हाँ जी। तो दिस इज कॉल्ड एलसी। हाँ जूते लो पैसे दो, हाँ बेटा मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था, ठीक है मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था, हाँ ठीक है। ऑल राइट एवरीबॉडी, इसके बाद क्या है, लॉक इन पीरियड। ओहो क्या कर दिया सर, लॉक कर दिया, हाँ लॉक कर दिया। लॉक इन पीरियड मतलब क्या है इसका, बहुत सिंपल सा मतलब है सर, एक ऐसा पीरियड जहां पे आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को लॉक कर दिया, उसको हम क्या बोल देते हैं सर, लॉक इन पीरियड। अच्छा यस सर यस। जैसे आपने मुझसे लोन लिया, हाँ मैंने आपको बोला लोन जो है इस पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रहेगा 10% अगले 3 सालों के लिए। क्या बोला मैंने भाई, मैंने बोला तुमने मुझसे लोन लिया है, इस लोन पे तुमको इंटरेस्ट देना है 10% अगले 3 साल के लिए, हाँ फिक्स फिक्स। इसका मतलब क्या है कि सर 3 साल का, सर 3 साल का आपके पास क्या रहेगा, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हो सकता है, ना तो कम ना ज्यादा। क्या रहेगा सर, सेम रहेगा, हाँ जी सेम रहेगा, उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। सिंपल है। अ गारंटी गिवन बाय द लेंडर, लेंडर कौन, मतलब बैंक। बैंक आपको गारंटी दे रहा है कि भाई कोई भी टर्म्स आपके चेंज नहीं होंगे। सर कोई चेंज नहीं होगा, रेट में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा ठीक है। देयर विल बी नो चेंज इन द कोटेड मॉर्गेज रेट्स। सर मॉर्गेज रेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको पहले मॉर्गेज पढ़ाऊंगा। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक से लोन लिया और उसके बदले आपने कुछ कोलेट्रल दी है, उसको बोलते हैं मॉर्गेज। क्या बोलते हैं सर, मॉर्गेज, हाँ जी मॉर्गेज। ठीक है सर, क्या बोला, देयर इज नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन द कोटेड मॉर्गेज रेट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने क्या करा सर, आपने बैंक से लोन लिया, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। आपको घर के लिए लोन चाहिए था तो आपने घर के डॉक्यूमेंट्स वहां पे कोलेटर रखवा दिए, ठीक है सर, प्लेज करवा दिया घर को। तो बैंक ने बोला कि 3 साल तक आपको 10% का इंटरेस्ट रेट देना है। अब ये 3 साल फिक्स रेट है, मतलब सर लॉक इन पीरियड है। 3 साल में कोई भी इसमें रेट में चेंज नहीं होगा, हाँ ये आपका लॉक इन पीरियड है। मॉर्गेज का मतलब क्या बोलता है, मॉर्गेज इज अ लीगल अग्रीमेंट, किसके बीच में, लेंडर मतलब जो बैंक है और जो बोरोअर है, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोअर। यस सर, बैंक और आपके बोरोअर में, हाँ जी एक क्या हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ, लीगल एग्रीमेंट, जहां पे जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, आपका घर, लैंड एंड बिल्डिंग, यस, इज यूज्ड एज कोलेट्रल फॉर द लोन, उसको हमने क्या बोला, मॉर्गेज। तो मॉर्गेज क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, इस पूरा एग्रीमेंट होता है, जहां पे आप अपने एक टैंजिबल एसेट्स को, जो आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, उसको आप एज अ कोलेट्रल यूज कर रहे हो और उसके बदले में लोन ले रहे हो। सिंपल, हाँ जी सिंपल, नॉर्मली ऐसा ही होता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इन ऑर्डर टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ द डेट, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द मॉर्गेज एग्रीमेंट द लेंडर ऑफ द लोन इज ऑथोराइज, क्या बोल रहा है सर, द लेंडर ऑफ द लोन इज ऑथोराइज टू कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी, जब्त करके दे सकता हूं मैं, हाँ, द मोमेंट द बोरोवर स्टॉप्स पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स। क्या मतलब है इसका, कह रहा है भाई देखो कोलेट्रल का मतलब ही क्या होता है कि आपने सर अपने रियल एस्टेट, मतलब जो घर वगैरह था, जो दुकान वगैरह थी, हाँ जी ऑफिस वगैरह, वो आपने एज अ कोलेट्रल बैंक को दिया, और उसके बदले में आपने उससे लोन ले लिया। अच्छा, जैसे ही आपने लोन की इंस्टॉलमेंट्स को पे करना बंद कर दिया, आपके पास कुछ नोटिस आएंगे, फिर भी आपने पे नहीं करा, सर वो क्या कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, और चाहे तो फिर क्या करेंगे, डेट की रिकवरी। याद है डेट की रिकवरी, हाँ जी डेट की रिकवरी, ये आपका मॉर्गेज है, हाँ जी बिल्कुल। बैंक चार्जेस लेगा सागर बेटा, बैंक फ्री में ना कुछ भी नहीं करता है, हाँ पानी पिलाएगा आपको फ्री में बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जी राइट एवरीबॉडी। अच्छा मॉर्गेज में ना एक चीज मैं आपको और यहीं पे खत्म करवा देता हूँ सर, ये देखो, यहाँ पे क्या बोला इसने, जीरो डाउन, सर जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज, इसका मतलब क्या होता है, जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब समझ में आ गया कि आपने क्या करा सर, अपने जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, जो घर आपका है, उसके आपने डॉक्यूमेंटेशन, उसको आपने बैंक के पास एज अ कोलेटरल रखा और उसके बदले आपने लोन दे दिया, हाँ। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली होता ये है कि सर
आपको ना अपने घर, जैसे मान लो मुझे घर परचेज करना है, ठीक है, ये मैं हूँ, मुझे घर लेना अपना, बेटा मेरा तो लेना ही लेना है, मुझे अगले साल 1-2 साल में लेना है, हाँ ये तो है ही, ठीक है सर, उसी के लिए मेहनत चल रही है, दिस इज मी, हाँ जी मेरे को घर लेना है ठीक है सर, मैंने क्या किया, मेरे को घर पसंद आ गया सर, ये घर पसंद आ गया, हाँ ऐसा ही घर मुझे चाहिए था, मेरे सपनों का घर अच्छा ठीक है, अब ये घर कितने का, मान लो 1 करोड़ का, सर कितने का घर है, 1 CR का, हाँ जी 1 CR का। अब बेसिकली क्या होता है, हाँ जी जब भी आपको घर लेना होता है तो पहले आपको क्या देनी होती है सर, कुछ डाउन पेमेंट, सुना होगा आपने, जब आप कार परचेज करते हो तो आपको डाउन पेमेंट देनी होती है, सर घर परचेज कर रहे हो डाउन पेमेंट, यस सर यस, है ना, एक तरीके से आप टोकन मनी वगैरह कुछ बोल सकते हो सर, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, टोकन मनी, हाँ जी कुछ भी डाउन पेमेंट, अच्छा जैसे मान लो आपको देनी होती है 10 से 20%, कि भाई 10 से 20% तो डाउन पेमेंट दे दो, अच्छा ठीक है ना, 10 से 20% डाउन पेमेंट आपने उस टाइम पे दे दी, हाँ, और बाकी आपने क्या किया, बाकी आप क्या करते हो, बैंक से फाइनेंस करवाते हो, सर बाकी पैसे को हम क्या करते हैं, बाकी पैसे हम करते हैं फाइनेंस, इसका मतलब कि मान लो मैंने मैंने उनको 20 लाख रुपीज तो दे दिए, अच्छा है ना, 20 लाख रुपीज का तो मैंने उनको चेक वगैरह दे दिया, अच्छा बाकी 80 लाख रुपीज मैं बैंक से लोन लेता हूँ और फिर उनको पे करता हूँ, बैंक से लोन लेके पे किया, नॉर्मली ऐसा होता है, हाँ नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन किंतु परंतु ये सर, ये जो बोल रहा है क्या, जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज, इसका मतलब ये है कि आपने अपने पैसे दिए ही नहीं सर, नो डाउन पेमेंट, हाँ सारा का सारा बैंक से पैसा लिया, क्या बात कर रहे हो, अगर आपके पास प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, हाँ तो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, सर उस पर पूरा का पूरा 1 करोड़ का लोन आपने क्या कर लिया, बैंक से ले लिया, अरे भाई सर ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है कि ये बहुत ही मतलब रेयर होता है, देखो जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज इज अ टाइप ऑफ मॉर्गेज गिवन टू अ बायर, बायर मतलब बोरोअर, हाँ, हु डज नॉट मेक एनी डाउन पेमेंट्स व्हाइल बोरिंग, सर वो कोई डाउन पेमेंट कर ही नहीं रहा, अच्छा द मॉर्गेज बायर्स बोरोज द अमाउंट एट द एंटायर परचेज प्राइस, जो आपके घर की परचेज प्राइस थी, भाई जो भी आप घर आप खरीद रहे हो, हाँ जी उसकी परचेज प्राइस कितनी है, 1 करोड़, पूरा का पूरा ही आपने बोरो किया है, आपने खुद कुछ पे ही नहीं करा, सर इन्होंने क्या बोला, ये जनरली कहां पे होता है, जो आपका जन धन अकाउंट है, सर हमारी गवर्नमेंट ने खोला ना जन धन स्कीम, हाँ जी तो ये जन धन अकाउंट में होता है, हाँ जन धन अकाउंट में होता है, अच्छा जो गवर्नमेंट दे रही है, जो जैसे आपके अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स है, ठीक है, उसमें ये थोड़ा सा आ जाता है कि भाई आप चाहो तो पूरा का पूरा लोन ले सकते हो, हाँ ले सकते हो, जो भी आपके घर की अमाउंट है आप पूरा का पूरा लोन ले सकते हो, यस सर, तो जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज, अच्छा उसके बाद आपको दिख रहा होगा ऊपर क्या सर, जीरो बैलेंस अकाउंट, अब ये जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि आपके बैंक की ना एक मिनिमम बैलेंस अमाउंट होती है, कि भाई इतने पैसे आपके बैंक में होने चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट कटेगा, नहीं तो बैंक चार्जेस कटेंगे, जैसे मान लो 10,000 रुपए, कि भाई आपके बैंक में 10,000 तो मिनिमम बैलेंस होना ही चाहिए, हाँ लेकिन कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, अगर उसमें आपका जीरो बैलेंस भी हो गया तो भी चलेगा, ओ अगेन ये बहुत ही कम होते हैं, जैसे इन्होंने क्या बोला, आपका जो जनधन अकाउंट होगा उसमें हो सकता है, अ बैंक अकाउंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम बैलेंस इज टर्म्ड एज जीरो बैलेंस अकाउंट, ओ ठीक है, जनरली कम ही होते हैं, ओके सर ओके, अच्छा हम ऊपर थे बेटा, हम तो नीचे आ गए, हमारा मॉर्गेज हो गया, हाँ जी मैच्योरिटी, अरे मैच्योरिटी में क्या बोलूं बेटा, ओह सर मैच्योरिटी को मैं क्या ही समझाऊं, मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है सर, समझदारी एक मतलब तो वो होता है कि जैसे जैसे आपकी थोड़ी एज इंक्रीज होगी, हाँ जी जैसे जैसे आप थोड़े से बूढ़े हो जाओगे, वैसे वैसे आप में मैच्योरिटी आएगी, दुनियादारी की समझ, हाँ जी नहीं ये वो नहीं है ये वो नहीं है, नहीं ये वो नहीं है, मैच्योरिटी का मतलब क्या है सर, मैच्योरिटी का मतलब है जैसे आपने एफडी कराई 5 साल की, अरे आपने एफडी कराई 5 साल की, वो 5 साल खत्म हो गए, मतलब एफडी मैच्योर हो गई, क्या हो गई, वो एफडी मैच्योर हो गई, हाँ जी तो जो टाइम पीरियड था, जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैच्योरिटी, देखो द टर्म मैच्योरिटी इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड, है ना, जैसे आपने कई बार जो आपने उसमें पढ़ा था, अरे सर आप उसमें क्या पढ़ा था कि आपने वो लिए कंपनी के डिबेंचर्स, कंपनी के बॉन्ड्स, कंपनी अपने बॉन्ड्स या डिबेंचर्स क्या करती है सर, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करती है, हाँ जी तो वो एक टाइम लिमिट के लिए होते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल बाद आपको पैसा वापस मिल जाता है, तो मतलब 10 साल बाद उसकी मेच्योरिटी हो गई है, राइट, द टर्म मेच्योरिटी, हाँ जी इज यूज टू इंडिकेट, सर यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड, सर एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ एनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी, अच्छा आफ्टर मेच्योरिटी, सर मेच्योरिटी के बाद द इन्वेस्टर इज रीपेड द इन्वेस्टेड अमाउंट, हाँ जी जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, सर जो भी आपने
पैसा इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टेड अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है ना एफडी का, हाँ जी सर मैंने एफडी 2 साल के लिए करी थी, यस सर 2 साल के लिए करी थी, तो 2 साल बाद जो मुझे क्या मिलेगा, उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दैट हैज बीन एक्यूमुलेटेड। जैसे ऑन द मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर एफडी, अगर आपने 1 साल की एफडी करी है, द इन्वेस्टेड सम, मान लो आपने 5 लाख की एफडी करी, तो 5 लाख प्लस उस पर 7 या 8% का जो इंटरेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, राइट एवरीबॉडी, दैट इज मेच्योरिटी। अब किसी बच्चे ने पूछा सर एक्सपायरी डेट क्या होता है, बेटा एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी डेट है। जैसे मैंने चेक बोला, हाँ जी, तो चेक 90 दिन का ही होता है, वो एक्सपायर हो जाएगा। मैच्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आपने करी है, तो मैच्योरिटी 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, वो मैच्योरिटी पीरियड है, वो दोनों अलग चीजें, ठीक है, राइट एवरीबॉडी, ओके। अब आ जाओ मार्केट वैल्यू। मेरे ख्याल से मार्केट वैल्यू इन्होंने यहाँ पे गलत दे दिया, क्यों सर, मार्केट वैल्यू तो वही है क्या, कि आपका डिमांड सप्लाई जहां पे मीट हो जाएगा वो मार्केट वैल्यू, क्या बात कर रहे हो, वही है, देखो मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू एट विच द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स, द सप्लाई ऑफ द सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स डिसाइड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सर्विस। सर यहाँ पे इन्होंने गलत दे दिया है, ठीक है, कह रहा मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू एट विच द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स, द सप्लाई ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स डिसाइड द प्राइस, जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई मीट हो जाती है, इक्विलिब्रियम, सर वही सब चीजें, हाँ जी वही सब चीजें, ठीक है। द मार्केट वैल्यू इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन द सप्लाई एंड डिमांड ग्राफ वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कव मीट। क्या ये आपको पता है ऑलरेडी, हाँ जी सर बहुत पढ़ लिया हमने। द मार्केट वैल्यू इज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु डिमांड, सिंपल, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग, अरे यार फिर वही चीजें सर, ये वही फिर सिंपल सिंपल चीजें बोल रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या ये दोबारा क्यों आ गया, इंटरनेट बैंकिंग, हाँ जी, और ऑनलाइन बैंकिंग सेम ही तो है, दोबारा क्यों लिख दिया इसने, अरे काहे लिख दिया इसने दोबारा, पता नहीं, ठीक है। द एक्सेसिंग ऑफ बैंक इन्फॉर्मेशन अकाउंट ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, सर सेम है, नीचे क्या लिख रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग, अरे तो ऊपर पढ़ा तो दिया ठीक है, अरे कमाल कर रहे हो यार, तुम ऊपर पढ़ तो लिया हमने इंटरनेट बैंकिंग, तो फिर पढ़ा रहे हो ऑनलाइन बैंकिंग, कैसी बातें कर रहे हो तुम ये, आया ना, ठीक है ठीक है। आओ नेक्स्ट देखो, क्या बोलता है सर, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको पता ही है, हाँ जी, आपके बैंक में पैसा नहीं है, सर बैंक में पैसा नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, एक तरीके से। ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन। ये क्या बोलता है, इट इज अ चेक, आई थिंक इनसे जल्दबाजी में ज्यादा ही मिस्टेक हो गई, इट इज अ चेक और रेदर एन अमाउंट ऑफ अ चेक विच इज अबव द बैलेंस अवेलेबल इन द अकाउंट ऑफ द पेयर। तो इन्होंने बेसिकली एक एग्जांपल दिया है, सर क्या दिया है, इन्होंने बेसिकली एग्जांपल दिया है, क्या बोल रहे हैं कि मान लो आपके अकाउंट में पड़े 4,000 रुपए, कितने, 4,000, अच्छा, लेकिन आपने चेक दे दिया कितने का, 5 का, तो 1,000 का ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, राइट। आपका और आपके बैंक के साथ क्या होना चाहिए, आपका और आपके बैंक के साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, हाँ जी, आपने बैंक को बोल रखा है कि इतने लिमिट तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हो आप, अच्छा, तो कह रहे इट इज अ चेक और रेदर द अमाउंट ऑफ चेक, हाँ जी, विच इज अबव द बैलेंस, आपका बैलेंस पड़ा 4 लेकिन आपने चेक दिया 5 का, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, ठीक है। पे का मतलब क्या होता है, जिसको पैसे मिलने हैं, मैंने चेक इशू करा, यस मैं कौन हूं, पेयर, सर मुझे पेमेंट करनी है, तो मैं कौन हो गया सर, मैं बेसिकली पेयर हो गया, और जिसको पैसे मिलेंगे दैट इज कॉल्ड पे, पेयर इज द पर्सन हु पेज द मनी, बिल्कुल सही बात है, पे इज द पर्सन टू whom द मनी इज टू बी पेड, बिल्कुल सही, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। सर रेपो रेट ऑलरेडी हो चुका है, खत्म होने वाला है, सर रेपो रेट हो चुका है, रिवर्स रेपो रेट हो चुका है, हाँ जी। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, सर जो आपके डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो भी एक टाइप के स्मार्ट कार्ड है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे स्मार्ट कार्ड होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या बोला है कि भाई स्मार्ट कार्ड में होता है बेटा एक क्या सर, कंप्यूटर चिप, सर स्मार्ट कार्ड में क्या होता है, स्मार्ट कार्ड में आपका एक कंप्यूटर चिप होता है, हाँ जी कंप्यूटर चिप होता है। कंप्यूटर चिप का मतलब क्या है, जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो। फॉर एग्जांपल सर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका मेट्रो कार्ड होता है, अरे जो आपका दिल्ली मेट्रो वाला कार्ड है, हाँ जी, जो आपका मेट्रो कार्ड है सर वो स्मार्ट कार्ड है, हाँ, क्योंकि उसमें आपका सारा ट्रांजेक्शन का इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, हाँ जी। सर जो आपका, आप अगर कभी गेम करने गए हो, अगर आप कभी गेमिंग करने गए हो, हाँ जी, तो गेमिंग करने के लिए आपको एक कार्ड मिलता है, उसमें आपके बैलेंस होता है, सब कुछ होता है, स्मार्ट कार्ड है। तो ऐसा कोई भी कार्ड जिसमें कंप्यूटर की एक चिप लगी होती है, हाँ जी, और वो क्या करती है, आपके सारे डेटा को स्टोर करती है, प्रोसेस करती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर क्या जो हमारा पैन कार्ड होता है, जो पैन कार्ड होता है, या जो आपका आधार कार्ड है, क्या वो भी स्मार्ट कार्ड है एक तरीके से, हाँ, क्योंकि उसमें भी शायद से कंप्यूटर चिप है ना, उसकी उसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर है, हाँ, आपके पैन कार्ड में प्रॉपर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर है, आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, हाँ, तो उसको बोल सकते हैं कि हम स्मार्ट कार्ड, हाँ बोल सकते हैं। यस नो, हाँ, अब प्रॉब्लम पता है क्या है,
ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, स्मार्ट कार्ड, हाँ, लेकिन बच्चों का ध्यान कहाँ पे है, बच्चों का ध्यान है पिन पे, कि सर आपने पिन नहीं पढ़ाया, इसलिए हमने स्मार्ट कार्ड पे ध्यान भी नहीं दिया। ये यही होता है कि जो अभी चल रहा है उस पे फोकस नहीं करना, जो रह गया उस पे फोकस है, अरे वो रह गया, हाँ, अरे जो चल रहा है उस पे तो फोकस कर ले भाई। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो अभी पढ़ रहे हैं उस पे फोकस नहीं करना है, लेकिन जो बीच में छूट गया वो पिन रह गया, मेरे को पता है पिन रह गया, ठीक है। सुन लो ध्यान से एवरीबॉडी, हाँ जी, देखो ध्यान से। सर पिन क्या होता है, अब ये पढ़ाने लायक है? आप बोल रहे पिन रह गया, पिन रह गया, ले लो पिन, ले लो पिन, हाँ, पिन का मतलब क्या होता है, जो आपका पासवर्ड है, खत्म बात। सर जो आपका पासवर्ड होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, फुल फॉर्म याद रखना, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और पिन इज अ सीक्रेट कोड ऑफ नंबर्स, आपको बैंक से मिलता है, यस सर, आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सीक्रेट कोड ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स गिवन टू कस्टमर टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जब आप एटीएम पे जाते हो सर, जब आप एटीएम पे जाते हो, हाँ जी, तो क्या करते हो आप अपना कार्ड यूज करते हो, लेकिन आपके पास एक पिन होता है जो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ये सुनो, आपको पता होता है तो वो ट्रांजेक्शन सिर्फ आप ही कर सकते हो, हाँ जी आप ही कर सकते हो, तो सिंपल, उसमें क्या बताऊँ मैं आपको। उसके बाद है सिंडिकेट लोन, ओहो हो। अब सुनो भाई सुनो, सिंडिकेट लोन की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि मुझे खोलना है बेटा अपना एक ऑफिस, एक हमने इंस्टीट्यूट ओपन करना है, एवरीबडी, हाँ या ना सर, हमने करना है अपना इंस्टीट्यूट ओपन, हाँ जी, जिसके लिए मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। दो नहीं चाहिए बेटा, मुझे चाहिए 200 करोड़। सर कितने चाहिए, 200 करोड़, हाँ, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खोलेंगे बेटा, इतना ज़्यादा स्मार्ट खोलेंगे, दिल्ली के सारे बच्चे, इंडिया के सारे बच्चे उस इंस्टीट्यूट में बैठ के पास होंगे। अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान से, मेरे को 200 करोड़ का चाहिए लोन। अब अगर मेरे को 200 करोड़ का लोन चाहिए और मैं किसके पास चला गया, मैं चला गया सर किसी बैंक के पास, एसबीआई के पास। एसबीआई क्या बोल रहा है, ना रे बाबा ना, हाँ, इतना ज़्यादा लोन हम अकेले नहीं दे सकते सर, इतना बड़ा लोन हम अकेले नहीं दे सकते हैं, हाँ जी ठीक है, हम आपको 100 करोड़ के आसपास देंगे, हाँ, लेकिन आपको कुछ और बैंक्स को भी क्या करना पड़ेगा सर, कुछ और बैंक्स को लेकर आना पड़ेगा अपने साथ। तो आपने क्या करा सर, यहाँ पे बेसिकली एक क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप ऑफ बैंक्स। सर क्या बन जाएगा, एक ग्रुप ऑफ बैंक्स बन जाएगा, और सारे मिलकर आपको 200 करोड़ का लोन देंगे। किंग फिशर के टाइम पे ऐसा ही हुआ था सर, किंग फिशर ने जो लोन लिए थे, हाँ जी, वो सिंडिकेट लोन थे। सिंडिकेट लोन का मतलब क्या होता है कि आपने एक लोन लिया 200 करोड़ का, हाँ, उसमें एक होता है बेटा आपका लीड। लीड का मतलब क्या है, जो बेसिकली उस पूरी की पूरी बैंक वाली टीम को लीड करेगा, अच्छा, उसको लीड बोलते हैं। बाकी आपके कुछ छोटे छोटे प्लेयर्स होंगे जिन्होंने 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ का लोन दिया होगा। अब बात समझ रहे हो, अच्छा ठीक है, देखो उसको बोलते हैं सिंडिकेट लोन। सिंडिकेट लोन का मतलब क्या होगा, अ वेरी लार्ज लोन। सबसे पहले तो सर सिंडिकेट लोन का मतलब क्या है, इट्स अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स टू अ सिंगल बोरो। सर वैसे तो यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्मॉल बैंक्स ही होंगे, लेकिन ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ग्रुप ऑफ बैंक्स, कि बैंक्स के एक ग्रुप ने आपको टोटल मिलकर दिया है 200 करोड़ रुपए, अच्छा ठीक है, स्पेशली कॉर्पोरेट बोरोअर्स। ऑब्वियस सी बात है सर, बड़े बड़े लोन कौन लेता है, बड़े बड़े लोन तो बेटा ये टाटा बिरला अंबानी जी लेंगे ना, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन मोस्ट केसेस ऑफ सिंडिकेट लोन्स, हाँ जी, देयर विल बी अ लीड बैंक, जैसे मैंने आपको बोला, एक होगा जो आपका लीड बैंक होगा। सर लीड बैंक का मतलब क्या हो गया, लीड बैंक का मतलब हो गया भाई जिसने सबसे ज्यादा लोन दिया है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जो इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा होगा, ठीक है, विच प्रोवाइड्स अ पार्ट ऑफ द लोन एंड सिंडिकेट्स द बैलेंस अमाउंट टू अदर बैंक्स। सर 200 करोड़ चाहिए, हाँ, मैं 100 देता हूं, और बाकी मैं आपको बाकियों के बैंक, बाकी बैंक से दिलवाता हूं। तो हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे सर किससे, पीएनबी से हम बात करेंगे, एचडीएफसी से, आईसीआईसी से, हाँ जी बिल्कुल सही है, बीओबी से बात करेंगे, और एक्सिस बैंक से बात करके आपको लोन दिलवाएंगे, राइट। राइट दिव्यांशु बेटा खुद से सर्च करना, ठीक है। ऑल राइट एवरीबडी, हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है टाइम डिपॉजिट, सिंपल, जैसे हमने एफडी पढ़ा, हाँ, एफडी इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट, कि आपने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए आपने क्या करा है सर, आपने डिपॉजिट करा है। कह रहा था अ काइंड ऑफ बैंक डिपॉजिट विच द इन्वेस्टर्स, हाँ जी, इज नॉट एबल टू विड्रॉ बिफोर अ टाइम फिक्स्ड व्हेन मेकिंग अ डिपॉजिट। सर टाइम डिपॉजिट क्या होता है कि आपने एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अमाउंट को डिपॉजिट करा है, हाँ, दैट इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट, यस। एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट, आप जब चाहो उसको पैसे को निकाल सकते हो, हाँ, जो आप अपने पैसे बैंक में डालते हो आप जब चाहो निकाल सकते हो। एक होता है टाइम डिपॉजिट, कि भाई मैं 2 साल के लिए पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ फिक्स पीरियड के लिए, हाँ, अगर इससे पहले विड्रॉ करना चाहा, ठीक है, तो पेनल्टी लगेगी, तो अलाउड नहीं होता है, अच्छा ठीक है। उसके बाद है वैल्यू एट रिस्क, बहुत ही सिंपल सर, वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या है कि लेट्स से सर, लेट्स से मैंने क्या करी है सर, मैंने एफडी करी है फ्लेक्सिबल रिटर्न की, ऐसी होती है फ्लेक्सिबल रिटर्न की, मतलब एक तो होती है फिक्स रिटर्न की,
कि मैंने एफडी करी, मुझे मिलेगा 8.5% का रिटर्न। ओ दृष्टि, फिक्स डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का एक एग्जाम्पल है एफडी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बोला सर, मैंने एफडी करी है फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट की। फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जैसे जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होगा वैसे वैसे मेरे एफडी का रेट चेंज होगा। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, मैंने जो एफडी करी थी वो 10% पे थी, अच्छा ठीक है, लेकिन मार्केट के हालात खराब हो रहे हैं सर, रिटर्न 8% तक हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने अगर 10 लाख की एफडी करी है, अरे मैंने क्या करी है, मैंने अगर 10 लाख की एफडी करी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे को इसमें 2% का रिस्क है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट खराब चल रहा है, इसका रेट 8% भी हो सकता है, तो क्या मेरे को 2% का इसमें रिस्क लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल लग रहा है कि भाई 10 लाख पे 2%, अरे बाबा रे बाबा पैसा डूब जाएगा, हाँ रिस्क पे है। तो द सम और द पोर्शन ऑफ द वैल्यू दैट इज एट स्टेक ऑफ सब्जेक्ट टू लॉस। सर जो एक्चुअली में रिस्क, जिसमें आपको रिस्क लग रहा है कि यार क्यों रिस्क क्यों लग रहा है, क्योंकि वेरिएशन इन द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट वेरी हो रहे हैं, इसलिए आपको क्या लग रहा है कि यार लॉस हो जाएगा। हाँ जी लॉस हो जाएगा। सिमिलरली मान लो आपने लोन ले रखा है, लोन आपके फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, आपने लोन लिया 10% से, लेकिन अब वो 10% वाला लोन जो है 12% का हो सकता है, तो इसका मतलब वो 2% आपका वैल्यू एट रिस्क है। आपने अगर मान लेते हैं वही सेम चीज कि 10 लाख का आपने लोन लिया, हाँ जी, इंटरेस्ट रेट अगर 12% का हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि सर ये 2% 10 लाख का, दिस इज वैल्यू एट रिस्क, मतलब आपका लॉस हो सकता है ये। हाँ जी, द सम और पोर्शन द वैल्यू दैट इज एट स्टेक ऑफ सब्जेक्ट टू लॉस, मतलब सर ये आपका इसमें लॉस हो सकता है, क्यों, इंटरेस्ट वेरी होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एट रिस्क। वेरी सिंपल है, हाँ ऑल राइट ठीक है। इसके बाद क्या है, होलसेल बैंकिंग। पहले आपने पढ़ा था होलसेल मार्केट, ये कह रहा है होलसेल बैंकिंग, बात वही है सर। एक होती है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि बैंक जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उनको सर्विसेज दे रहा है, हाँ बैंकिंग सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड रिटेल बैंकिंग। जो बैंक हमको सर्विसेज देता है दैट इज कॉल्ड रिटेल बैंकिंग सर, लेकिन जो बैंक बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को सर्विसेज देता है उसको बोलते हैं होलसेल बैंकिंग। अच्छा बस यही है कि सर जो बड़े बड़े कस्टमर्स आपके होते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही, जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपके अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपके कॉर्पोरेट्स होते हैं, वही सब चीज़ें बेसिकली, हाँ जी, उसको हम क्या बोलते हैं, होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग इज अ टर्म विच इज यूज फॉर बैंक्स, हाँ जी, विच ऑफर सर्विसेज टू अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज। सर होलसेल बैंकिंग इज अ टर्म यूज फॉर बैंक विच ऑफर सर्विसेज टू अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज, इंस्टीट्यूशंस, लार्ज इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऐसे कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अब मान लो कंपनी है, हाँ उस कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज है, अच्छा अब उन 1000 एम्प्लॉयज का बेटा एक सैलरी अकाउंट ओपन होता है। कई कंपनीज में होता है, जहां मैं जॉब कर रहा था वहां भी हो रहा था, ठीक है सर, कई कंपनीज में होता है, हाँ जी कई कंपनीज में होता है कि उन सारे एम्प्लॉयज का एक अलग से सैलरी अकाउंट ओपन होता है, उस अकाउंट में आती है सैलरी। अब मान लो आपको 1000 एम्प्लॉयज का अकाउंट ओपन करवाना है, यस उसको बोलते हैं होलसेल बैंकिंग। तो बेसिकली आप जो सर्विसेज दे रहे हो वो आप कंपनी को ही दे रहे हो, क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। सर आप सर्विसेज तो किसको दे रहे हो, कंपनी को दे रहे हो, क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉयज है, हाँ जी सर वो कंपनी के एम्प्लॉयज है। अब बात समझ में आई, हाँ जी सर आधा घंटा और चैप्टर खत्म। जो हमारा क्या है, अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। सर अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, इसमें सिंपल सिंपल से हैं, ठीक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है सर एक्विजिशन। सिंपल, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन का मतलब होता है कि मैंने किसी कंपनी को एक्वायर ही कर लिया, मर्जर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं, नहीं, ज्वाइंट वेंचर नहीं है कि दोनों ने मिलके एक और एंटिटी एस्टैब्लिश करी, नहीं, मैं बड़ी कंपनी हूं सर, मैं बड़ी कंपनी हूं और मैंने क्या करा, मैंने किसी कंपनी को एक्वायर ही कर लिया है। अच्छा, उसको हमने क्या बोला, एक्विजिशन। तो व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, टेक्स ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रोल्स ऑल इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। अब वो कंपनी खत्म, जो आप पढ़ते हो ना सर, आपने पढ़ा ना कि मैंने कंपनी के सारे एसेट्स परचेज कर लिए, लाइबिलिटीज परचेज कर ली, हाँ उसके बदले में उसको पेमेंट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। ऑल राइट, कंट्रोल्स ऑल इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, यस सर, इट इज नोन एज एक्विजिशंस। हाँ जी, इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्विजिशंस वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, सर एक जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होती है, यस सर, ओवर पावर्स द वीकर वन। मान लो एक कंपनी है जो लॉस में चल रही है सर, वो उसके बचने के चांसेस कम है, लॉस में चल रही है, हाँ जी लॉस में चल रही है, तो एक बड़ी कंपनी ने क्या करा सर, उसको परचेज कर लिया। अच्छा, उसको हमने क्या बोला, एक्विजिशन, ठीक है। बैंकरप्सी, दिवाला निकल गया। सर बैंकरप्सी का मतलब क्या हो गया, बैंकरप्सी का मतलब हो गया दिवाला निकल गया, यस सर, इट रेफर्स टू इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी वेयर इन द पर्सन्स एसेट्स आर लिक्विडेटेड। आपको पता ही है कि बैंकरप्सी के केस में क्या होता है सर, उसके पर्सनल एसेट्स बेच दिए जाएंगे,
उसको अपनी लाइबिलिटीज पे करनी होगी, हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी और कोर्ट ऑफ लॉ। बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी कोई कंपनी, मान लो कोई कंपनी बैंकरप्ट हो रही है या कोई पर्सन बैंकरप्ट हो रहा है, तो होगा क्या सर, होगा ये कि बैंक किसी पर्सन को अपॉइंट करती है, अच्छा ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, बैंकरप्सी ट्रस्टी एक तरीके से, हाँ जी। वो क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपके एसेट सेल ऑफ होंगे, अच्छा ठीक है, ऑल राइट सर ऑल राइट, आपकी लाइबिलिटी पे ऑफ होगी, वो सब चीज़ें होगा, उसको बोला हमने नॉर्मल बैंकरप्सी। फटाफट से निपटाते हैं बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है। बॉटम लाइन, ये इंपॉर्टेंट है सर, बॉटम लाइन, हाँ आपने कई बार सुना होगा कि आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो, और बॉटम लाइन ये है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, यस सर, आप ना अपने पेरेंट्स को बता रहे हो कि आपको पता है, मैंने ट्वेल्थ में कितनी मेहनत करी थी, मैं ये पढ़ता था, मैं ये पढ़ती थी, मैं सुबह शाम दिन रात, हाँ जी, 24 घंटे 365 दिन पढ़ती रहती थी, पढ़ती रहती थी। अच्छा, पेरेंट्स क्या बोलते हैं सर, पेरेंट्स बोलते हैं कि सुनो, ये बताओ रिजल्ट कितना आया। सर पेरेंट्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे ये सब छोड़ो, मार्क्स कितने आए हैं वो बताओ। बॉटम लाइन क्या है सर, बाकी सब चीजें छोड़ो, हाँ उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाँ जी बिल्कुल, अरे लिक्विडेटर का मतलब होता है जो चीजें बेचता है बेटा, लिक्विडेट का मतलब नहीं पता तुझे, कि मैं एसेट को बेच रहा हूं, उसको बोलते हैं ना कैश में कन्वर्ट करना, लिक्विडेट करना, हाँ जी। सर बॉटम लाइन क्या हो गई, बॉटम लाइन हो गया कि ये बताओ रिजल्ट कितना आया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो, हाँ जी, इसका मतलब भाई मेन चीज क्या है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, कंक्लूजन आप बोल सकते हो। अच्छा सर, इन प्लेन इंग्लिश बॉटम लाइन मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ, सर कंपनी की बात करते हैं तो भाई कंपनी, आप बोल रहे हो यार क्या मस्त कंपनी है, वो कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, कितने अच्छे उसके प्रोडक्ट हैं, जैसे पेटीएम की बात कर लो। सर पेटीएम वगैरह की बात कर लो, हाँ बढ़िया कंपनी है बेटा, इंडियन कंपनी है, बहुत मेहनत करी है उसने, हाँ जी वो सब चीज़ें। आप क्या बोलोगे, वो सब छोड़ो, ये बताओ प्रॉफिट कितना कमा रही है, हाँ या ना। सर बाकी सब चीज़ें तो सही है, हाँ जी, लेकिन प्रॉफिट कितना कमा रही है, तो मतलब प्रॉफिट कितना कमा रहा है, दैट इज द बॉटम लाइन। आपने सीए फाउंडेशन में कितनी मेहनत करी, कितने क्लासेस अटेंड करी, कितने आपने टेस्ट दिए, बॉटम लाइन ये है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्या आप पास हो रहे हो या नहीं हो रहे। बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है, ये सुनो ठीक है। कह रहे हैं इन बीसी के इट मे बी डिफाइंड एज फर्म्स इनकम आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड, इसका मतलब नेट प्रॉफिट। फर्म्स इनकम, हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यूज, दीज एक्सपेंसेस इंक्लूड इंटरेस्ट चार्जेस, बाकी सारे एक्सपेंसेस, इन केस सारे एक्सपेंसेस, इन सिंपल वर्ड्स इन इट इज द सेम थिंग एज नेट प्रॉफिट्स। हाँ, कि भाई नेट प्रॉफिट है जो कंपनी की बॉटम लाइन है, आप क्या कर रहे हो, आपके ऑपरेशंस क्या है, आपका कल्चर क्या है, आप कितने की सेल कर रहे हो, कस्टमर के लिए क्या कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज द नेट प्रॉफिट। अच्छा, लेकिन कह रहा है आज की डेट में, कह रहा है आज की डेट में, इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट अ फर्म्स परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड, फर्म की परफॉर्मेंस सिर्फ प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करती है। आज की डेट में हम ये भी देखते हैं कि वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉयज का कैसे ट्रीट करता है, कस्टमर्स के लिए वो क्या कर रहा है, सर वो प्लैनेट के लिए क्या कर रहा है, ये सर हमें ये भी देखना होता है। तो वो ऐसी आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, देखो, in this context of firms and in today's context of firm performance is evaluated not on the basis of such an economic performance, सिर्फ और सिर्फ इस परफॉर्मेंस पे नहीं, सिर्फ नेट प्रॉफिट पे नहीं alone, but also on the basis of contribution to the community, yes sir, and the conservation of the environment। बिल्कुल सही बात है, कह रहा है इसके बाद ट्रिपल बॉटम लाइन पढ़ो। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, हाँ जी, क्या आपको खुशी होती है जब टाटा कंपनी अच्छी काम कर रही होती है, क्या ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि टाटा कंपनी के साथ अपना कोई रिश्ता है, हाँ ना, कि जब टाटा की कार होती है या ऐसे, उनके लिए वैसी वाली फीलिंग नहीं आती कि यार कितना पैसा कमा रहे हैं, हाँ या ना, इतना पैसा कमा के कहाँ लेके जाएंगे। अरे जैसे बाकी बिजनेस के साथ आती है ना, कि यार ये थोड़ा सस्ता नहीं कर सकते क्या, हाँ इतना पैसा कमा रहे हो कहाँ लेके जाओगे, जाना तो सबको ऊपर ही है ना। अरे ऐसा होता है ना, लेकिन टाटा के साथ ऐसा नहीं होता है। सर क्यों, क्योंकि बेटा वो सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, वो जो कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, सर जो वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं, हाँ या ना, क्या होता है सर, जो वो एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं, अपने कस्टमर्स का जो ध्यान रखते हैं, वो अपने आसपास की सोसाइटी का, ये सब ठीक है। आपको पता नहीं है कि टाटा कंपनीज की जो खुद की चैरिटी है, हाँ जी सर, उनकी चैरिटी मुंबई में, उनका जो एक प्रॉपर हॉस्पिटल है आई थिंक, जहाँ पे वो कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, मतलब वो बहुत कुछ करते हैं।
सर उन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करा है, हाँ जी, और बहुत कुछ करते रहते हैं वो, तो वो नेट प्रॉफिट वाली फील नहीं आती है। ये सुनो, बात समझ में आ रही है? कह रहे ट्रिपल बॉटम लाइन पढ़ो, अच्छा आ जाओ, ट्रिपल बॉटम लाइन बोल रहा है वो पढ़ लेते हैं। सर ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है? हमने जो ऊपर बॉटम लाइन बोली, सर हमने जो ऊपर बॉटम लाइन बोली, अगर बॉटम लाइन में हमने बात करी है सिर्फ नेट प्रॉफिट की, तो ट्रिपल बॉटम लाइन में क्या होता है, यहां पे होते हैं 3 पीस। अच्छा, द इक्वल एम्फोसिस ऑन दीज ट्रिपल पीस, 3 पीस होते हैं आपके। 3 पीस का मतलब क्या होता है सर? 3 पीस का मतलब होता है एक तो प्रॉफिट, जो जरूरी है। सर प्रॉफिट ही कमाएंगे तो एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे पे करेंगे, इन्वेस्टर्स को रिटर्न कैसे देंगे, तो वो तो है ही। सर प्रॉफिट तो जरूरी है, लेकिन साथ में पीपल, अपने लोगों का ध्यान रखना। अब लोग कौन हो सकते हैं? आपके कंपनी में काम करने वाले, आपके कस्टमर्स। यस सर, राइट। अगर टाटा ने सर कार बनाई है, तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है सर? सबसे पहली प्रायोरिटी है सेफ्टी। वो कभी भी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं सर। एक ऐसी कार जहां पे आपको 5 स्टार सेफ्टी मिलती है, हाँ जी बिल्कुल सही, मजबूत कार। क्यों? क्योंकि वो लोगों का ध्यान रखना चाहते हैं। अब बात समझ रहे हो? अगर उन्होंने नैनो निकाली तो नैनो भी लोगों के लिए निकाली, उनमें उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वो चली नहीं, वो अलग बात है। ये सुनो सर, प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज टीबीएल। इसका मतलब 3 पी। आपको क्या करना है? प्रॉफिट तो कमाना ही है, हाँ सर, अपने लोगों का ध्यान रखना है और प्लैनेट की भी रक्षा करनी है, प्लैनेट को कंजर्व करना है। आप जो एनर्जी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, दैट शुड बी रिन्यूएबल, हाँ जी सर। आप और जो उनके एनजीओस हैं सर, बहुत सारे एनजीओस हैं जो क्या करते हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव्स, हाँ जी, ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में बहुत बातें करते हैं। बात समझ रहे हो? राइट एवरीबडी। तो ये 3 पीस हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन। सर कि ये है हमारी ट्रिपल बॉटम लाइन। अब सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं रहा, ठीक है? देखो, इट इज द बीसी के फिलोसफी दैट प्रमोट्स द बिलीफ एंड इवेल्युएट्स द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ अटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है। अगर एक कंपनी, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूं कि अगर आपको सर सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, उसके लिए भी पैसा लगता है। बात समझ रहे हो आप? कि ऐसा नहीं है बेटा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पैसे नहीं कमाओगे, आपके पास रिसोर्सेस नहीं होगे, तो आप सोसाइटी के लिए भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो अटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट तो है ही, बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट तो आपको कमाना ही है, लेकिन साथ साथ केयर फॉर पीपल एंड केयर फॉर द प्लेनेट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये 3 चीजें हो गई, कि प्रॉफिट, यस सर, यस, पीपल, हाँ जी, और प्लैनेट, ये 3 चीजें हो गई, हाँ जी, 3 चीजें हो गई। दिस आइडिया, हाँ जी, एट द मैक्रो लेवल corresponds to the more evolved nation of the development of country's economy। कहने का मतलब क्या है? अभी जो हम ट्रिपल बॉटम लाइन की बात कर रहे हैं, ये मेजरली हम बात कर रहे हैं माइक्रो लेवल पे। एवरीबॉडी ये सुनो, अभी हम किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं, अभी हम किसी एक फर्म की बात कर रहे हैं, एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं मैक्रो लेवल की बात करता हूं, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या बोल देते हैं सर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो हमारा माइक्रो लेवल है सर, जो हमारा माइक्रो लेवल है, हाँ जी, ये सुनो, वो हमारा ट्रिपल बॉटम लाइन पे आता है कि हाँ, कि भाई बिजनेस की ट्रिपल बॉटम लाइन ये है कि भाई दे शुड अर्न प्रॉफिट्स, दे शुड केयर फॉर द पीपल एंड दे शुड केयर फॉर द प्लैनेट। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेम चीजें बोलता है, हाँ जी, कि आपको डेवलपमेंट करनी है, आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ दैट शुड बी सस्टेनेबल। भाई कि आगे का ध्यान रखो, ऐसी डेवलपमेंट नहीं करनी सर कि आज ही सब खत्म हो जाए, फ्यूचर के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो देखो, कह रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर मेजर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यहां पे हम मैक्रो बात करते हैं। अच्छा सर, दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री दैट इंक्लूड्स इकोनॉमिक पैरामीटर्स। सर इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, हाँ जी, पैसों की बात होगी, इनकम की बात होगी, नेशनल इनकम की बात होगी, इंडिया की नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, जीडीपी बढ़नी चाहिए, हाँ, लेकिन साथ साथ नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर्स जैसे कि सोशल इक्विटी। सर सोशल इक्विटी, इकोलॉजिकल बैलेंस। सर सोशल इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, दैट शुड बी, हाँ जी, अवेलेबल टू ऑल दी सोसाइटी। सर ऑल दी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, सबको अवेलेबल होना चाहिए ना भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कुछ ही लोग उसका फायदा उठा रहे। ये सुनो सर, सबके पास इक्वल राइट होना चाहिए पब्लिक रिसोर्सेज को यूज करने का, सोशल रिसोर्सेज को यूज करने का। तो वही बोल रहा है, कह रहे सोशल इक्विटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है सर, जो आपका एक तरीके से ये एनवायरमेंट है, सर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, उन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो आपका इनकम वगैरह हो गया वो सब तो है ही, लेकिन आपके नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपकी कंट्री डेवलप करेगी। सर तभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कोल की यूसेज को कम करना चाहते हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक हम क्यों ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट हो दैट शुड बी सस्टेनेबल, शुड सस्टेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अभी के अभी खत्म ना हो जाए सब कुछ, ठीक है। देखो इट एम्फसाइजेस simultaneous attention to economic growth which is important, right, लेकिन social equity and environmental conservation is equally important, ठीक है। it is, देखो देखो क्या बोला, it is the macro context of the business triple bottom line, very important MCQ के लिए perfect question। हाँ जी, the macro context of the business triple bottom line is sustainable development, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी ये सुनो, आई होप आपको बॉटम लाइन समझ में आ गया होगा, ट्रिपल बॉटम लाइन एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एवरीबडी राइट। आ जाओ, इसके बाद है बिजनेस एनवायरनमेंट, हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हमने क्या कहा था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ा था हमने। क्या कह रहा है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, ऑल द फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द फर्म, जैसे कि आपके कंपेटिटर्स हो गए, कस्टमर्स का आपका टेस्ट प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब चीजें। अच्छा, इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन मेकिंग एंड इन टर्न ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है जो आपके बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बिजनेस फैसिलिटेटर्स, इसके लिए तो हमारा पूरा चैप्टर है, ये देखो सर ये तो हमको पढ़ना है, क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। हाँ, तो बिजनेस करने के लिए आपको काफी सारी चीजों की हेल्प चाहिए होती है। जैसे अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको एक प्रॉपर क्या चाहिए सर, आपको प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं। हाँ जी, तो वहां पे आपका क्या आ गया, जो आपका लॉ का स्ट्रक्चर है वो आपको हेल्प करता है। यस, आपको पैसों का लेन देन करना है, देन बैंकिंग का आती है, ये बिल्कुल सही बात है। सर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है ना बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली बात ये है कि बिजनेस अच्छे से करने के लिए जो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना, जो आपके आपका काम को ईज बना रहे हैं, जो काम को आसान बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर्स। बहुत सारे होते हैं, अगर हम बैंक्स की बात करें तो आरबीआई हो गया, हाँ जी सर, आरबीआई, बैंक्स, ये सब चीजें, ये सब क्या है, फैसिलिटेटर्स हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आपकी होंगी, हाँ जी, ये सुनो, सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, तो ये आपके बिजनेस को क्या करनी है सर, हेल्प कर रही है। देखो आओ, दीज आर इंडिविजुअल्स, सिर्फ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कैसे भाई, अगर मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, हाँ जी, तो आपका सप्लायर आपके घर कह रहा हूं, आपके बिजनेस में डिलीवर करवा रहा है। यस, आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, काफी सारी चीजें, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल अदर अरेंजमेंट्स दैट इज द सेटिंग अप ऑफ, बिजनेस को सेटअप करना, जब बिजनेस को आपको इनकॉर्पोरेट करना होता है तब भी आपको काफी सारे लोगों की हेल्प चाहिए होती है। आपको कंसल्टेंसी चाहिए, हाँ जी, लीगल कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है उसके लिए आपको चाहिए होती है कंसल्टेंसी, टैक्स वगैरह फाइल करने के लिए सीएस की हेल्प चाहिए होती है। तो जितने भी लोगों की आपको हेल्प लगती है बिजनेस करने में, वो सब आपके कौन होते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर्स। अच्छा ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट, ओके। इसके बाद क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि बिजनेस आप कर सकते हो किसी भी फॉर्म में, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, एलएलसी, आपकी कंपनी हो गई, सर ये बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कॉर्पोरेट फॉर्म्स की, तो कॉर्पोरेट फॉर्म्स का मतलब क्या होता है सर, वो वाली फॉर्म जहां पे आपके ऑनर और आपकी कंपनी दोनों अलग होते हैं। सर जैसे कंपनी हम बात कर रहे हैं, तो कंपनी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो कह रहे दीज आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द आईज ऑफ द लॉ, सर कानून की आंखों में, हाँ जी, कानून की नजरों में, आंखों में नहीं कानून की नजरों में, हाँ जी, क्या है सर, बिजनेस एंटिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी ओनर्स। हाँ, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सर कानून की नजरों में ओनर और आपके बिजनेस एंटिटी अलग अलग हैं, बिल्कुल सही बात है। सर क्या कर सकती है वो अपने नाम पे एसेट को वो कर सकती है, रिलायंस कंपनी के एसेट, रिलायंस कंपनी की सर ये सारे के सारे जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है, ओ टू अदर्स, रिलायंस कंपनी ने लोन पे करना है, अच्छा ठीक है, एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सिंपल है राइट। तो लाइबिलिटी जो होती है यहाँ पे वो क्या होती है, लिमिटेड, आपको पता है कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, अच्छा ठीक है, ये तो हमको पता ही है। कंपनी इज द आइडियल, कंपनी इज द आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेरिएशन। हाँ, सिमिलरली बेटा इसमें क्या होता है, प्रोप्राइटर, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, देखो क्या होता है, एक प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर प्रोप्राइटरी मतलब
कि भाई जहां पे कानून की नजरों में आप और आपका बिजनेस, ओनर और बिजनेस अलग अलग नहीं है, एक ही है। सर अलग अलग नहीं है, एक ही है, मतलब ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। बिल्कुल सही। देखो कह रहे दीज आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर द लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश। हमारा कानून बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता बिटवीन द बिजनेस एज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर। सर ऐसा मानता ही नहीं है वो। ऐसा मानता ही नहीं है। हाँ जी सर, हाँ जी, ऐसा मानता ही नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंटली द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज अ पर्सनल ऑफ द ओनर्स। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस की लाइबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इवेंचुअली ओनर की है। अगर बिजनेस के थ्रू आप पे नहीं कर पाए तो आपको अपने घर के बर्तन बेचने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या बोला इसने, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप मे बी साइटेड एज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल। क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी पार्टनरशिप होती है, हाँ जी, जो नॉर्मल पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, एलएलपी की बात नहीं कर रहा हूं सर, पार्टनरशिप जो होती है उसमें क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हाँ जी, तो वो भी क्या है यहाँ पे, प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट आ जाओ फटाफट से इसके आगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अरे अरे अरे, कंपनी की एक्टिविटीज पे नजर रखना, टू मेक श्योर कि जो कंपनी में आपके अफेयर्स चल रहे हैं, अफेयर्स एज इन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, हाँ, इट इज अ सिस्टम ऑफ ओवरसीइंग द अफेयर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो कॉर्पोरेशन में आपकी एक्टिविटीज होती हैं, हाँ जी, उनको देखना कि भाई वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है, उनमें कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं हो रही है। अच्छा, टू एंश्योर दैट दे आर कंडक्टेड इन द एथिकल मैनर। सर ऐसा तो नहीं है कि कंपनी, बेसिकली क्या होता है, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, हाँ, वो हमेशा कंपनी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कंपनी कौन चलाता है सर, कंपनी चलाती है मैनेजमेंट, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ ये सुनो, ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। हो सकता है कि आपने, हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, लॉ में पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मुझे बताओ बेटा, पढ़ा है क्या, अरे बोलो ना, क्या आपने पढ़ा है क्या लॉ में, हाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मेरे ख्याल से पढ़ा होगा आपने शायद से, है ना। देखो द मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूड्स, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होता है सर, कैसे होता है, सबसे पहले जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हाँ, उनका ढंग से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, हाँ बच्चे बोल रहे हैं हमने पढ़ा है, बस फिर जब आपने लॉ में पढ़ा ही है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, मान लो शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, हाँ, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, उन्हीं को देखना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा, हाँ, वही मैनेजमेंट टीम को अपॉइंट करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं, सब कुछ उन्हीं का काम होता है। कंपनी की जो फंक्शनिंग है वो मेजरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है, हाँ। उसके बाद बेटा एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है। इंडिपेंडेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई आएगा ऑडिटर, जिसके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑडिट, अच्छा, अब भाई ये आपको मेक श्योर करना है कि वो इंडिपेंडेंट ही है। ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी है और मैंने अपने दोस्त साहिल को बुला लिया, साहिल और कमल को बुला लिया, आओ रे कर दो ऑडिट, साइन कर दो, हाँ, ऐसे नहीं होगा बेटा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरा और तेरा पहले का कोई नाता नहीं होना चाहिए, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई नहीं है, फिर नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिट नॉट, अच्छा ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस टू द मार्केट्स, आपको पता है सर, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है, बिल्कुल बनानी होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ये सुनो, उसमें भाई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका ऑडिट प्रॉपरली होना चाहिए, हाँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तो बस एक छोटे से एग्जाम्पल है सर, ये तो छोटे से एग्जांपल्स है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या होना चाहिए। मेन क्या चीज है, क्या जो आपके कॉर्पोरेशंस के जो भी एक्टिविटीज हो रही है, मेक श्योर कि वो एथिकल हो रही है, हाँ, एथिकल मैनर में हो रही है, एंड लीगल हो रही है, लीगल चीज, लीगल तरीके से काम हो रहा है। बात समझ में आ गई। ओके, इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये आपको ऑलरेडी आता ही है सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है, ऑलरेडी आपको आता है सर। कॉमर्स का मतलब भाई बिजनेस करना, बाइंग सेलिंग करना थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, हाँ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसमें कुछ नहीं है। इट ब्रॉडली रेफर्स टू द इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी। अमेजोन से ऑर्डर किया बेटा माइक मैंने, बढ़िया आवाज आ रही है ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, ओके। इट ब्रॉडली रेफर्स टू द इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी बेस्ड एप्लीकेशंस फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एंड कॉमर्स। आज तो बेटा हम कपड़े मंगवाते हैं ऑनलाइन, जूते मंगवाते हैं ऑनलाइन सर, उसके बाद चीज़ें मंगवानी है ऑनलाइन, लैपटॉप मंगवाना है ऑनलाइन, फ़ोन मंगवानी है ऑनलाइन, बिल्कुल सही बात है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा विंत्रा, ठीक है, हाँ जी सर। द लैटर मोर प्रिसाइजली नोन एज मोबाइल कॉमर्स। तो जब मैं अपने मोबाइल का यूज़ करता हूँ तो कह रहे हैं उसको हम मोबाइल कॉमर्स भी बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। जब मैं अपना क्या कर रहा हूँ सर, बिजनेस
अगर मैं कुछ ऑर्डर वगैरह कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मोबाइल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड मोबाइल कॉमर्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली सच प्योर ई कॉमर्स बिजनेस सच एज Amazon, बट ऑल्सो इंक्लूड सच बिजनेस फंक्शन जैसे ई मार्केटिंग। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात, आप बिजनेस की कोई भी एक्टिविटीज ऑनलाइन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आपका इंस्टाग्राम पे पेज है जिसमें आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो, हाँ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हाँ जी। यूजुअली अ टिपिकल ई कॉमर्स रिटेलिंग विल हैव एन ऑर्डर प्लेसमेंट, ट्रैकिंग, डिलीवरी एंड सब कुछ होता है सर। जो भी आपके ऑनलाइन कंपनीज हैं, हाँ जी, कुछ भी आपको ऑर्डर करना होता है तो आप ऑर्डर भी वहीं से प्लेस करते हो, आपके पास ट्रैकिंग आईडी भी आती है, आपको पता होता है कि आपका सामान कब आ रहा है, पेमेंट वहीं से होती है, इनवॉइस आपको वहीं से मिलता है, तो पूरा सिस्टम आपका ऑनलाइन हो रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर, अभी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है तो ऑनलाइन हो जाती है, इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल करनी होती है ऑनलाइन हो जाती है, कुछ भी मुझे अपने डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंटेशन देने हैं, ऑनलाइन हो जाता है। तो ये जितनी भी फाइलिंग होती है सर, कुछ भी अगर आपको करना होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए ऑनलाइन हो जाएगा, ये सो नो, राइट, पेटेंट ट्रेडमार्क चाहिए ऑनलाइन, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग हो गया। क्या बोलता है, कह रहे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इज द सिस्टम ऑफ फाइलिंग इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिकली। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके रेगुलेटर्स होते हैं सर, रेगुलेटर्स का मतलब क्या हो गया, मान लो सेबी को चाहिए होता है, जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो आपका पैन कार्ड लगेगा, आपकी आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, तो आप क्या कर रहे हो सर, वो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। आपको इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा नहीं कि कहीं जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको, वहीं पे, और आप आराम से ऑनलाइन कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो, ठीक है। जैसे टैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो भाई आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, सिंपल। ग्लोबलाइजेशन, क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है क्या? अरे मुझे बताओ बेटा, ग्लोबलाइजेशन तो पता नहीं कितना पढ़ कर आए हो तुम। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हाँ जी, हमको पढ़ना भी है और भी बाकी चैप्टर्स में पढ़ना है, हाँ है ना सर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई अब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स आपकी हो गई है फ्री। पहले बहुत ज़्यादा बैरियर थे, हाँ जी, अब उतने बैरियर नहीं है, आपने मार्केट ओपन कर दिया, अब आपकी पूरी दुनिया मार्केट बन गई है, उसको हमने क्या बोला, ग्लोबलाइजेशन, हाँ ये सुनो, ठीक है। ओके, क्या बोला था, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, हाँ जी। जो पहले सर क्या था, पहले इतना रिस्ट्रिक्शन थे, हाँ जी, अब आपने क्या कर दिया सर, अब उसको खोल दिया, अब बाकी कंट्री से सामान इंपोर्ट भी कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो, इसमें कुछ खास है नहीं। सर गुडविल, अगेन आप आराम से पढ़ सकते हो, गुडविल का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, कह रहे गुडविल इन अकाउंटिंग इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंपनी पेज व्हेन इट बाइज द एसेट, मतलब सर एक तरीके से परचेज कंसिडरेशन, हाँ, ऑल राइट ऑफ अनदर कंपनी एंड द बुक वैल्यू ऑफ दोस एसेट्स, दिस इज कॉल्ड नेट एसेट, हाँ जी। तो क्या होता है, जब आपकी परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होती है और नेट एसेट्स कम होते हैं, उसको गुडविल बोलते हैं। अरे पढ़ के आए ना अभी, हाँ जी पढ़ कर आए, वही बोल रहा, सिंपल, हाँ जी सिंपल। ओके, क्या बोल रहा है, समटाइम्स रियल गुडविल इन अ कंपनीज गुड रेपुटेशन, द लॉयलिटी ऑफ कस्टमर्स एंड सो ऑन, सिंपल सी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे खत्म हो चुका चैप्टर सर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, जो भी है सर, आपके रोड्स हो गई, आपके ब्रिजेस वगैरह हो गए, पावर सप्लाई हो गई, है ना सर, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आपको मिल रही है अभी, ये सब आपके क्या है सर, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिजनेस की बात करोगे तो उसका जो ऑफिस है, जो उसका फर्नीचर है, वो पूरा का पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। द बेसिक फैसिलिटीज, हाँ जी, जो आपको काम करने के लिए चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग, रोड्स, पावर सप्लाई नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ सोसाइटी, सर ये तो चाहिए ना सोसाइटी में काम करने के लिए, सोसाइटी को मूव करने के लिए, हाँ जी, यहाँ से वहाँ जाने के लिए रोड्स चाहिए, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इन द फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस का क्या होगा सर, फैक्ट्रीज, ऑफिस, वेयर हाउस, सिंपल, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है। जॉइंट और बाय में बेटा एक ही डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, देखो, आपने कुछ रॉ मटेरियल यूज करा, हाँ जी, अपने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में आपने कुछ रॉ मटेरियल यूज करा, और प्रोसेस के बीच में क्या होता है सर, आपका जो प्रोडक्ट है, यस सर, वो 3-4 प्रोडक्ट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने रॉ मटेरियल सेम यूज करा है, हाँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल होगा क्रूड ऑयल का, है ना, हाँ जी। इन दी ऑयल इंडस्ट्री, जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है, जब आप क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हो, हाँ, तो सर उसके प्रोसेसिंग में आपका क्या निकलता है, आपका डीजल वगैरह भी निकलता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद क्रूड ऑयल में आपका पेट्रोल निकलता है, ये सब चीज़ें। तो वहां पे क्या हो रहा है सर, वहां पे हो रहा है कि आपने जो रॉ मटेरियल यूज किया,
वो तो क्या यूज किया सर, सिर्फ एक क्रूड ऑयल, हाँ जी। लेकिन जब मैं उसको प्रोसेस करता हूं ना, यस, उस प्रोसेसिंग में अलग अलग मटेरियल निकलना चालू हो जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट निकलना चालू हो जाते हैं, हाँ जी सर, हाँ जी, अलग अलग प्रोडक्ट निकलना चालू होते हैं। अब ये सारे ही प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि गलती से कोई निकल गया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं। अगर मान लो आपका गैसोलीन, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, पैराफिन, कोल टार, एसफल्ट, कैरोसिन ऑयल, ये जो भी है, हाँ जी, आपने क्रूड को यूज किया, हाँ जी सर, हाँ जी, आपने क्रूड को यूज किया, क्रूड ऑयल आपने पेट्रोलियम यूज किया, प्रोसेसिंग करते टाइम आपका सर क्या निकला, आपका निकला सर, आप पेट्रोल मान लो, हाँ जी। तो पेट्रोल भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए सर गैसोलीन, हाँ जी, जितना आपके लिए सर कोल टार, यस, जितना आपके लिए बाकी और कुछ डीजल, यस। चारों ही प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों आपके क्या हो गए, ज्वाइंट प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप एक चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो और मैन्युफैक्चरिंग में आपका एक प्रोडक्ट निकल गया, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग करते करते एक ऐसा प्रोडक्ट निकल गया जो आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है सर, जो आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है, हाँ जी, दैट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। ओ दोबारा पढ़ेंगे, देखो, जॉइंट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स टू और मोर प्रोडक्ट सेपरेटेड। सर जब मैं प्रोसेसिंग कर रहा था तब वो सेपरेट हो गए, क्रूड ऑयल में से 4-5 प्रोडक्ट निकले, हाँ जी, सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन, अलग अलग नहीं, एक ही मशीन से उसकी प्रोसेसिंग हो रही है लेकिन निकल गए अलग अलग, हाँ जी। यूजुअली रिक्वायरिंग फर्दर प्रोसेसिंग, ऑब्वियस सी बात है सर, कि उनको हमें और प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन बात यह है कि रॉ मटेरियल आपका एक था जिससे आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकले हैं, हाँ जी, और सारे ही इंपॉर्टेंट है, ऑल राइट, ठीक है। ईच प्रोडक्ट बीइंग इन सच प्रोपोर्शन दैट नो सिंगल, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है नो सिंगल प्रोडक्ट कैन बी डिजाइंड एज अ मेजर प्रोडक्ट। सर मेजर का मतलब क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट का मतलब होता है जो मेन प्रोडक्ट है, हाँ। आप जॉइंट प्रोडक्ट्स में किसी को मेन नहीं बोल सकते हो क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है, और सारे ही उस प्रोपोर्शन में निकलते हैं कि हाँ भाई ये भी अच्छा खासा निकला, ये भी अच्छा खासा निकला, ये भी अच्छा खासा निकला। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया सर, बाय का मतलब हो गया, देखो देखो देखो, सर बाय का हो गया प्रोडक्ट विच इज रिकवर्ड फ्रॉम मटेरियल डिस्कार्डेड इन अ मेन प्रोसेस। भाई जो आप प्रोसेसिंग कर रहे थे, यस सर, उस प्रोसेसिंग के टाइम पे एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपने डिस्कार्ड कर दिया, अपने प्रोसेसिंग में से निकाल दिया, हाँ जी, उसको हमने क्या बोला, डिस्कार्ड करना, अच्छा। और फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सम मेजर प्रोडक्ट्स, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो क्या है सर, वो आपका शुगर है, सर वो शुगर है, अच्छा, लेकिन शुगर को प्रोड्यूस करते टाइम आपका क्या निकल गया सर, मोलेसिस। आपको मैंने बता रखा है कंसाइनमेंट के टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, वेयर द मटेरियल वैल्यू, देखो ध्यान से सर, वेयर द मटेरियल वैल्यू इज कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ सेवरेंस फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट। सेवरेंस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सेपरेशन, ओके। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है सर, दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जॉइंट प्रोडक्ट जो है, हाँ जी, उसमें सारे ही आपके क्या होते हैं, मेन प्रोडक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है किसी की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, नहीं, कि यार ये तो ऐसे निकल गया इसको छोड़ो बेकार है, नहीं सर, सारे ही आपके मेन प्रोडक्ट हैं, सेम प्रोसेसिंग सिस्टम से निकले हैं, हाँ जी, सेम प्रोसेसिंग सिस्टम से निकले हैं। बाय में क्या होता है, आपका एक मेजर प्रोडक्ट होता है, आपका एक मेन प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक आपका क्या निकल गया, ऐसा मटेरियल जो आपका इंटेंशन नहीं था सर, हमारा इंटेंशन उसको प्रोड्यूस करना नहीं था, वो निकल गया, हाँ, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू भी नहीं होती है, हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं होती है, उसको बोला बाय प्रोडक्ट। आई होप आपको दोनों का मतलब समझ में आया होगा। इसके बाद है लिबरलाइजेशन, अरे बताऊं क्या इसका मतलब, सर लिबरलाइजेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ईजिंग ऑफ गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर द प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटी। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि पहले क्या था, पहले बहुत सारी एंटिटीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी, हाँ, उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल से आजाद कर देना, उसको क्या बोला, लिबरलाइजेशन, हाँ सिंपल सी बात है। ये सुनो, पहले क्या होता था बेटा, पहले बेसिकली आपको कुछ भी काम करने के लिए सर, अगर आपको कुछ भी काम करना है आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, अब क्या हो गया सर, अब उतना वो नहीं है, अब क्या हो गया, आपने गवर्नमेंट का कंट्रोल कम कर दिया है। ये देखो, लिबरलाइजेशन की बात कर लो, और ग्लोबलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, इनको हमें पढ़ना भी है डिटेल में, तो आराम से पढ़ लेंगे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। देखो कह रहे लिबरलाइजेशन इज वन ऑफ द थ्री पिलर्स, सर वन ऑफ द थ्री का मतलब एक तो आपका क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन, यस सर, लिबरलाइजेशन, हाँ, एक होगा प्राइवेटाइजेशन, अच्छा ठीक है। लिबरलाइजेशन इज क्या सर, इज वन ऑफ द थ्री पिलर्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, अच्छा 1990s के बाद वाली। द अदर टू पिलर्स आर प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अच्छा बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ऑलराइट। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है सर, लॉजिस्टिक्स एक प्रॉपर, एक मतलब ये समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस का। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है सर, हाँ जी,
जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है उसको प्रॉपरली मैनेज करना। अगर फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का आना जाना, फाइनल प्रोडक्ट का कस्टमर तक पहुंचाना, ये सर ये जितनी भी चीज़ें मैनेज, ये एक्टिविटी जो है ना सर, ये अलग डिपार्टमेंट होता है सब में। हाँ जी, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। इट्स अ कमर्शियल एक्टिविटी इम्प्लाइंग मूविंग ऑफ सप्लाईज। सर मूविंग ऑफ सप्लाईज का मतलब क्या हो गया कि भाई आपके मैन्युफैक्चरर से, हाँ जी, जहाँ से आपका रॉ मटेरियल मिल रहा है वहाँ से अपने फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल को लाना, उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद अपने कस्टमर्स तक पहुँचाना, सप्लाईज का मूव करना, दिस इज कॉल्ड आपका क्या, लॉजिस्टिक्स। ठीक है सर, मूविंग ऑफ सप्लाईज टू द प्रोडक्शन फैसिलिटीज, मतलब आपकी फैक्ट्री, हाँ जी, एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू देयर रिस्पेक्टिव मार्केट्स। सेलर किसको दे रहा है, कस्टमर को। हाँ जी, भाई मैंने आपको बोला कि रॉ मटेरियल का एक्विजिशन और फाइनल प्रोडक्ट का कस्टमर तक पहुंचना, ये प्रॉपर मैनेज करना इज कॉल्ड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, इन बाउंड लॉजिस्टिक्स, इन बाउंड का मतलब क्या है सर, जब आपके पास सर कुछ आ रहा है, जब आप कुछ खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल आपके पास आ रहा है, इंप्लाय द मूवमेंट ऑफ इनपुट्स। हाँ, कि जब आप इनपुट्स को अपने पास बुला रहे हो, इन 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 हाँ जी, उसको बोलते हैं इनबाउंड। आउटबाउंड का मतलब क्या होता है, आउट 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 आउट, जब आप गुड्स कस्टमर के पास भेज रहे हो, द मूवमेंट ऑफ आउटपुट्स। सिंपल है, यस सर, यस सिंपल है। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट। लॉजिस्टिक्स पूरा क्या है बेटा, एक पूरी एक्टिविटी है। हाँ जी, राइट, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं कि मुझे कहाँ से क्या सामान लेना है, कैसे आएगा, मैं ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज़ करूँगा, हाँ जी, ये पूरा जो ऑपरेशन होता है उसको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मर्जर कितनी बार करना पड़ेगा पता नहीं भाई साहब। ठीक है, क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल गेन अलोंग विद ब्रेकिंग दैट, जो भी है। हाँ जी, पढ़ा हमने सर, सेम चीज़ बोल रहा है। हाँ जी, सेम चीज़ बोल रहा है। अब उसके बाद है मिशन और एक होता है विजन। क्या मुझे कोई बता सकता है आपके मिशन में और आपके विजन में क्या डिफरेंस है? एनीबडी, आई वांट टू नो। बस खत्म हो गया बेटा चैप्टर। ओ बल्ले बल्ले, चैप्टर खत्म हो गया, फटाफट से बोलो। अरे मेरे को बताओ बेटा, आपके मिशन में और आपके विजन में क्या डिफरेंस है? विजन इज वाइडर, विजन इज लॉन्गर, सर विजन इज बिगर। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, हाँ जी, जल्दी बोलो जल्दी। विजन फॉर फ्यूचर ग्रोथ मैंने डिफाइन करने के लिए बोला है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अच्छा, अब सुनो बेटा सुनो, एक एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है, और मुझे बताना बेटा क्या मेरा विजन है और क्या मेरा मिशन है। ठीक है, ओके सर, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अगले 10 सालों में, विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये सर मुझे क्या करना है सर, मुझे आई हैव टू मेक श्योर कि जितने भी बच्चों को अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स में सीए फाउंडेशन में प्रॉब्लम आती है, मैं उन सारे बच्चों तक पहुंच रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट एजुकेटर फॉर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स 10 साल के टारगेट में। हाँ जी, मुझे बताओ बेटा ये मेरा विजन है या मिशन है? अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं, हाँ जी, सबसे बेस्ट, अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, मैं इतना बेस्ट पढ़ाना चाहता हूँ कि किसी को भी बच्चे को अकाउंट्स इको में कभी प्रॉब्लम ही ना आए, सर विजन है या मिशन है? ये मेरा विजन है। हाँ जी सर, क्या है, विजन है। इस विजन को करने, इस विजन को फुलफिल करने के लिए मैं आज क्या कर रहा हूं उसको बोलते हैं मिशन। मतलब सर आज मैं क्या कर रहा हूं, आज मैं बहुत ही कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस में जितनी मैक्सिमम क्वालिटी मैं दे सकता हूं मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, एग्जाम जब तक हो नहीं जाता मैं बच्चों के साथ खड़ा हूं। हाँ जी, राइट, जो भी उनको चाहिए वो देने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरा मिशन है। सर इसको हम बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट। देखो ध्यान से, मिशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन प्रेजेंट, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो इज एक्चुअली योर मिशन स्टेटमेंट। हु वी आर, मैं कौन हूं, हाँ जी, और मैं क्या करता हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैंने क्या बोला, हाँ जी, उसको मैंने बोला बेटा मिशन। एब्सोल्युटली यस। अच्छा ठीक है, मिशन स्टेटमेंट्स ब्रॉडली डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट कैपेबिलिटीज। क्या बोला कि मैं स्टूडेंट को एंड तक छोड़ूंगा नहीं जब तक उसके एग्जाम नहीं हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, राइट, कस्टमर फोकस, आपके लिए कुछ भी, बिजनेस में कभी सब कुछ चीजें, इसको मैंने बोला मिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंट, हाँ जी, और हु वी आर एंड व्हाट वी डू। लेकिन अगर मैं विजन की बात करता हूं तो विजन क्या बोल रहा है, विजन आपका एक पूरा लंबा रोड मैप है कि आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो। देखो
अ स्ट्रेटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, कि फ्यूचर में जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे अपने पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर चाहिए, हाँ मैं मार्केट लीडर बनना चाहता हूं, यस, तो वो आपका विजन स्टेटमेंट है। देखो, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट द टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, वो सब है। जो आपका विजन स्टेटमेंट होगा उसमें सब कुछ होगा, हाँ जी सर, हाँ जी सब कुछ होगा, कि भाई आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्या करना चाहते हो, जोग्राफिक इसका मतलब क्या है, कौन कौन सी मार्केट आपको कैप्चर करनी है, कौन से पोजीशन पे रहना है। तो ये बहुत लंबे टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ये सुनो। प्रोडक्ट मार्केट टू बी परस्यूड, मुझे 10 साल बाद क्या करना है, मुझे 10 साल बाद सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल तीनों ही पढ़ाना है। कि मैं तीनों स्टार्टिंग से लेके एंड तक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, हाँ ये मेरा विजन हो गया। बात समझ रहे हो आप, ठीक है। द कैपेबिलिटीज इट प्लान्स टू डेवलप, हमारे वहां पे क्या था कि आपके पास अभी क्या कैपेबिलिटीज हैं, हाँ जी, इट प्लान्स टू डेवलप, तो मैं अपने अंदर क्या कैपेबिलिटीज डेवलप करना चाहता हूं कि मैं फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों ही आपके स्टेजेस में आपका साथ देना चाहता हूं। हाँ, तो ये कैपेबिलिटीज मैं क्या करूंगा सर, मैं बेसिकली हाँ जी डेवलप करना चाहता हूं, ठीक है। एंड द काइंड ऑफ कंपनी दैट मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी बात करते हैं, आपका विजन क्या है कि मुझे सर अगले 4 साल बाद, 4 या 5 साल बाद मुझे अपने नाम के आगे सीए लगाना है, ये आपका विजन है, हाँ जी। मिशन क्या है, मैं अपने सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं दिन रात एक कर रहा हूं, यस सर यस, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने की मेरी पूरी कोशिश है, ये आपका मिशन है। क्या आपको क्लियर हो गया एवरीबडी? अरे जल्दी बोलो फटाफट से, क्लियर हो गया दोनों का डिफरेंस, कंफ्यूजन तो नहीं है? शाबाश, क्या रह गया सर, बस खत्म होने वाला है, ठीक है। सर पेस्टल्स, देखो पेस्टल कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगेन इसको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और पढ़ेंगे आपके बाकी चैप्टर्स में है। पेस्टल बेटा एक पूरा का पूरा आपका क्या है सर, निमोनिक है। निमोनिक का मतलब समझते हो ना, हाँ, कि आपने बस याद करने के लिए उसको उसके इनिशियल लेटर से याद कर रखा है। पेस्टल्स का मतलब सर, पेस्टल्स का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे आपके बिजनेस के मैक्रो एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है। आपके बिजनेस का मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है सर, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और उसके बाद एनवायरनमेंट, हाँ जी बिल्कुल सही, राइट, नेचुरल एनवायरनमेंट, यस सर यस। तो ये आपको क्या बोलता है सर, हमने क्या करा है, बस हमने याद करने के लिए इसको क्या बोल दिया, पेस्टल। तो पेस्टल कुछ नहीं है, अभी पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। पेस्टल का मतलब होता है, पेस्टल आपको डिफाइन कर रहा है क्या, कि सर दिस इज एक्चुअली वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस के मैक्रो एनवायरनमेंट होते हैं, आपने 12th में पढ़ा भी होगा, ये पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या होते हैं आपके, पॉलिटिकल, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इकोनॉमिक, हाँ जी बिल्कुल, इंडिया की नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह, यस। सोशल, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, नेशनल एनवायरमेंट, ठीक है। ऑल राइट सर, ऑल राइट। इसके बाद क्या है, प्राइवेटाइजेशन, पढ़ चुके हैं ना सर, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, कुछ बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जो अभी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, लेकिन अगर मैं उनमें से गवर्नमेंट कंट्रोल को प्राइवेट कर दूं, मतलब सर मैं क्या कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ओनरशिप सेल कर रहा हूं, किसको, प्राइवेट कंपनीज को, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइज करना। एल आई सी बोल रहे हैं बच्चे, एल आई सी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी ऐसा ही हुआ था कि बेसिकली क्या हुआ सर, उसमें जो शेयर्स वगैरह थे उसको क्या करा, आपने प्राइवेट कंपनी को सेल ऑफ कर दिया। लेकिन इसको रिसर्च करना सर, रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके मुझे बताना, क्या बताना, कि रिसेंटली ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट एंटिटीज है, पीएसयूज हैं, जिसको प्राइवेटाइज किया गया है, राइट एवरीबडी। हाँ, किसी ने बोला एयर इंडिया, वेरी गुड, हाँ जी सर, पहले जो गवर्नमेंट कंट्रोल में थी लेकिन वापस किसने ले ली, सर मुझे बताओ, गवर्नमेंट कंट्रोल में वो एयर इंडिया आई थी, हाँ जी, लेकिन उसको फिर किसने ले लिया, कंट्रोल किसने कर लिया उसको, किसने कर लिया बोलो भाई, ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो टाटा ने कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ जी, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन करना। देखो देखो आ जाओ सर, क्या है, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग, डिस्पेंस ऑफ करना, हाँ जी, विद द स्टेट ओनरशिप। डिस्पेंस का मतलब समझ गया ना, मतलब रिड ऑफ, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, समझ जाओगे आप, ठीक है सर। प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग विद द, सेल ऑफ करना एक तरीके से, विद द स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जो भी आपके बिजनेसेस हैं जहां पे आपकी स्टेट, स्टेट मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट की ओनरशिप है, उसको सेल ऑफ करना, ठीक है। वन वे ऑफ डूइंग दिस कुड बी बाय वे ऑफ लिस्टिंग द शेयर्स, हाँ जी, ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। कि भाई वो कंपनी क्या करेगी सर, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा दिया, अब उसमें क्या कर सकते हैं, आप भी ओनरशिप एक्वायर कर सकते हो। तो क्या किया गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स एक तरीके से पब्लिक को सेल ऑफ कर दिए, ऐसा भी होगा, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, समझ गया ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ,
इसके बाद है रिटर्न्स और रिस्क, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सर रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब क्या होता है? हाँ, रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, हाँ, तो उसके अगेंस्ट में आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, यस, और जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर वैसा रिटर्न नहीं आया तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क। पढ़ा ना हमने? सर पहले भी तो पढ़ा है, हाँ जी पहले भी पढ़ा है। देखो सर, दीज आर द टू साइड्स ऑफ बिजनेस आउटकम्स पर्टिकुलरली फॉर इट्स ओनर्स एंड जनरली फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल। सिंपल है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहे इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस इन्वेस्ट देयर रिसोर्सेज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटर्न और रिवॉर्ड्स। हाँ, कि भाई अगर मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता हूं तो क्यों करता हूं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं उससे कुछ प्रॉफिट कमाऊंगा। हाँ, अगर वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। हम पढ़कर आए ऊपर कि रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो आपने सोचा था, जितने रिटर्न आपने सोचे थे, अगर उतने रिटर्न नहीं आए तो उसको हम रिस्क बोलते हैं, ठीक है। हाउ एवर दीज एक्सपेक्टेशंस में नॉट ऑलवेज रियलाइज, बिल्कुल सही बात है, यस और नो, राइट। द नॉन या फिर पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस इज कॉल्ड रिस्क। सर आपकी एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो उसको हमने क्या बोला, देखो सर, द नॉन और पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। रियलाइजेशन का मतलब फुलफिलमेंट, हाँ जी, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आपने रखी थी पूरी नहीं हो पा रही उसको हमने रिस्क बोला, हाँ जी। इन सर्टेन इन्वेस्टमेंट सच रिस्क आर नॉन एग्जिस्टेंस सो लो टू लो। बेसिकली क्या है, कुछ इन्वेस्टमेंट होती है जो रिस्क फ्री होती है, जैसे हमने क्या बोला, एफडी। अगर आपने एफडी कर दी और उस पर रिटर्न आपका फिक्स है तो फिक्स है, हाँ, उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क है, इन सब चीज़ों में रिस्क है, हाँ जी बिल्कुल रिस्क है, राइट एवरीबडी, हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, ये आसान हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल पढ़ चुके हैं। और इसके बाद अरे भाई सर खत्म खत्म, टर्म इंश्योरेंस, हाँ जी, और आपका होल लाइफ इंश्योरेंस। सर टर्म इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस लिया, हाँ, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का, मान लो 40 साल का, 50 साल का, अच्छा, उसका आप क्या करोगे, आप उसका प्रीमियम पे करते हो। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आपने मान लो 40 साल का एक इंश्योरेंस लिया, टर्म इंश्योरेंस, टाइम पीरियड है, अगर उन 40 साल में आपको कुछ हो जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी सर, इंश्योरेंस कंपनी आपके घर वालों को पैसा पे करेगी। मान लो आपने इंश्योरेंस लिया कब तक सर, आपने इंश्योरेंस लिया लेट्स से 70 ईयर्स तक, कि 70 साल तक, हाँ जी, अगर 70 साल तक, हाँ जी सर, आपको कुछ हो जाता है, भगवान का बुलावा आ जाता है, अच्छा ठीक है, तो क्या होगा सर, अगर 70 ईयर से पहले आपको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी जो है, जितना पैसा का इंश्योरेंस आपने लिया है, मान लो आपने क्या लिया, आपने लिया 10 करोड़ का इंश्योरेंस, हाँ जी, उसके लिए आप क्या कर रहे हो सर, उसके लिए आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो 10 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेकिन अगर आपको 70 ईयर्स तक कुछ नहीं होता, टच वुड होना भी नहीं चाहिए, ठीक है सर, 70 ईयर्स तक नहीं होता है, हाँ जी, किसी को कुछ नहीं होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, बस खत्म, तो इसका मतलब जो भी आपने प्रीमियम पे करा, वो खत्म, राइट। सर ये तो लॉस हो गया। अब बेटा इंडिया में ऐसा ही होता है, इंडिया में इस चीज को मानते हैं लॉस, ये नहीं देख रहे कि चलो भाई 70 साल तक तुमको कुछ नहीं हुआ। ये तो वही बात हो गई कि ऐसा कई बार होता है ना, हमारे घर में होता है कि आपने अपना हेल्थ चेकअप कराया, अच्छा कोई भी आपने टेस्ट करवाया और उस टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। जब टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, तो क्या होता है सर, तो ज़्यादा दुख होता है, अरे यार इतना महंगा टेस्ट था, कुछ आया भी नहीं, वेस्ट हो गए पैसे। सर ऐसा होता है ना, हाँ ऐसा ही होता है सर, मेरे घर में तो होता है, राइट। सर मेरे को बड़ा दुख होता है, अरे यार इतना महंगा टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ, हाँ जी ठीक है, हाँ जी, ओके ओके ओके, सुन लो ध्यान से, पैसे बर्बाद हो गए, बिल्कुल सही। तो क्या होता है, इट इज़ द इंश्योरेंस फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस लिया, हाँ हाँ, हाँ, आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस लिया, इट्स द इंश्योरेंस फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड विच प्रोवाइड्स फॉर नो डिफरेल। नो डिफरेल का मतलब क्या होता है सर, नो डिफरेल का मतलब होता है कि वो आपको पैसे नहीं लौटाएंगे। सर नो डिफरेंस मतलब वो आपको पैसे नहीं देंगे अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो। अच्छा, ये सुनो, इट बिकम्स नल, क्या बोला सर, दैट बिकम्स नल अपॉन इट्स एक्सपायरेशन। मतलब क्या हो गया सर, सर मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर अगर वो टाइम पीरियड आपका एक्सपायर हो जाता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर वो इंश्योरेंस क्या हो गया, वो लैप्स हो गया, यस सर यस, वो इंश्योरेंस आपका लैप्स हो गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी सर, होल लाइफ इंश्योरेंस की, तो मतलब ये आपका पूरी जिंदगी का इंश्योरेंस है। सर जब भी आपको कुछ होगा पैसे मिलेंगे। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है। अ होल लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द पॉलिसी ओनर। मैंने मान लो होल लाइफ इंश्योरेंस लिया कि मुझे भाई जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो ठीक है, हाँ, अगर कुछ हो गया तो पैसे मेरे फैमिली को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। दैट द इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी विल पे द सम ऑफ मनी ऑन द अक्रेंस ऑफ द इवेंट। हाँ,
जब भी वो इवेंट होगा, इवेंट का मतलब मान लो डेथ, हाँ जी, तो जब भी डेथ होगी जो पॉलिसी में लिखा हुआ है, अच्छा, तो पैसे मिलेंगे, हाँ जी बिल्कुल, यस और नो एवरीबॉडी। हाँ, तो टर्म इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस में आपका मोटा मोटा डिफरेंस यही होता है, हाँ जी यही होता है कि टर्म इंश्योरेंस आपका क्या होता है सर, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस आपका पूरी जिंदगी के लिए होता है। ओ राइट एवरीबॉडी, ट्रिपल बॉटम लाइन हमारा हो चुका है। टर्न अराउंड, ओए होए होए होए, सर ये बिल्कुल वही है कि एकदम से जज्बात बदल दिए ठीक है सर, एकदम से फीलिंग चेंज हो गई। हाँ, टर्न अराउंड, सर टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है कि मान लो एक कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रही थी, बहुत ज्यादा नुकसान में, हाँ, और उसके बाद बेटा उस पे आ गई एक सुपर पावर और कंपनी प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गई। कंपनी का अच्छा समय, वक्त बदल गया, बिल्कुल सही बात है, कंपनी का वक्त बदल गया, उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड करना। बात समझ में आई, देखो ध्यान से, अ टर्न अराउंड इज अ फाइनेंशियल रिकवरी ऑफ अ कंपनी दैट हैज बीन परफॉर्मिंग पुअरली। सर दैट हैज बीन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ओके ओके ओके, हैज बीन परफॉर्मिंग पुअरली फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम, बहुत टाइम से बहुत ही बेकार चल रही थी, यस सर यस, बहुत बेकार चल रही थी। टू अफेक्ट द टर्न अराउंड, अगर आपको टर्न अराउंड करना है सर, रिकवरी करनी है आपको, यस सर, क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि आपसे कुछ गलतियां हुई है, ढूंढो आपसे क्या गलतियां हुई है, सर ढूंढो क्या गलतियां हुई है, अच्छा ठीक है, आप अपने मैनेजमेंट में चेंज करो, सारे बेकार लोग हैं, अच्छा हाँ सर, डेवलप एंड इंप्लीमेंट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। जैसे अगर मैं बेटा इंडियन क्रिकेट टीम की बात करता हूँ, तो वहां पे क्या हुआ 2007 में, अरे आपको याद है जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं सर, 2007 में, अच्छा 2006 में या 7 में, आई गेस 2006 या 7 में, पता नहीं मैं भूल गया, 6 या 7 में हमारा एक वर्ल्ड कप हुआ, 50 ओवर का, ओहो, हम बेटा बहुत जल्दी बाहर हो गए, बहुत जल्दी बाहर हो गए, हम बहुत जल्दी बाहर हो गए बेटा, अच्छा, तो क्या हुआ सर, जब हम बाहर हो गए तो हमारी मैनेजमेंट ही चेंज हो गई, मतलब सर कैप्टन चेंज कर दिया, कैप्टन को चेंज कर दिया, उस टाइम पे कैप्टन थे राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को कैप्टनसी से हटा दिया गया, ओह, प्लेयर्स को चेंज करा, नए प्लेयर्स को लेकर आए, और हमने क्या करा सर, हमने उसी साल 20 ओवर वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड। सर अब क्या हुआ है, अब बेटा अच्छे दिन शुरू हो गए, कुछ सालों से अच्छे नहीं चल रहे थे, अब क्या हो गए, अच्छे दिन चालू हो गए, हाँ जी अच्छे दिन चालू हो गए। बात समझ में आ गई सर। इसी के साथ मुझे आपको बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्या, कि ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ा है, बहुत ही तसल्ली से मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है, हाँ जी बिल्कुल समझाई है, ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इनकी रीडिंग्स लेनी है, वीडियोस को सुनना है बस, एमसीक्यूज हम करेंगे कल की क्लास में, राइट एवरीबॉडी, खत्म, हाँ जी खत्म, इसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। ये मान के चलो कि ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर था, अब बाकी चैप्टर्स में तीन चार 2-3 दिन लगेंगे बस, राइट। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, मैंने बहुत तसल्ली से ये चैप्टर आपको समझाया, एक एक टर्म्स को मैंने समझाने की कोशिश करी है कि भाई आप प्रैक्टिकली उसको समझ पाओ। प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये चैप्टर आपने मेरे साथ पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। एमसीक्यूज में आपको थोड़े बहुत करवा चुका हूँ, एमसीक्यूज में बाकी भी आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम क्या करेंगे सर, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, राइट एवरीवन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।